बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है मुसाफिर लौट आए और इसकी राइटर है सुमेरा शरीफ तूर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। उसने 8 बरस बाद अपनी सरजमीन पर कदम रखा था। पूरे 8 साल बाद जहाँ से निकलते हुए उसने सोचा था वो यहाँ कभी भी पलट कर नहीं आएगा, मगर एक अरसे बाद वो फिर पलट आया था, उसी शहर बद अमा में जहाँ उसका वजूद ज़ख्मी ज़ख्मी हुआ था। रूह में कई गहरे ज़ख्म लगे थे। घाव ऐसे थे कि 8 साल का तवील दुरानिया और तन्हाई भी उन्हें मुंतमिल न कर सकी थी। उसी ज़मीन में जहाँ वो नामेहरबान वजूद रहता था, जिसने उसके वजूद से जान खींच लेने की कभी कोशिश की थी, उसकी ज़िंदगी से सबसे बड़ी खुशकी मान ली थी, और वो था कि सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते, उसकी खुशियों की खातिर अपने दिल की परवाह किए बगैर उसकी उम्र भर की तन्हाई और हिजर से लिपटी उम्र भर की कैद अपने हिस्से में लिखती थी। सिर्फ़ और सिर्फ उसके जज्बों का एहतराम करते, और अब अगर वो पलटा भी था तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी खातिर। एक दफ़ा फिर अपनी रूह और जिस्म को अज़ियत के गहरे समुंदर में धकेलने की खातिर, अपने वादे की पासदारी की खातिर जो उसने उससे किया था। अब नहीं जानता था कि आगे किन हालात का सामना करना पड़ेगा। अपने वादे को निभाने चला आया था। जब मोहब्बत की है तो फिर सूदो ज़िया का हिसाब बेकार रहता है। ये हकीकत बहुत पहले उसने जान ली थी। टैक्सी से उतरकर किराया अदा करके उसने अपने इतराफ़ देखा। ये वही गांव था जहां वो बड़े फ़ख्र गुरूर शान के साथ कभी चलता था, और अब ये वही इलाका था जिसने गुज़िश्ता 8 साल से अपने लिए शजरे ममनू की तरह बना रखा था। बहुत कुछ बदला था, मगर सामने नजर आने वाली हवेली उसी शान शौकत के साथ अपनी जगह पर खड़ी थी जैसा कि वो 8 साल पहले छोड़कर गया था। गेट पर दस्तक देते हुए उसे चाचा जानी और बीबी जान का ख्याल आ रहा था। उसे यूं अपने सामने देखकर न जाने उनकी कैफियत क्या हो, वो कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था। जी साहब, किससे मिलना है? एक नौजवान सा लड़का पूछ रहा था, बल्कि सर से पाँव तक जायज़ा भी ले डाला। सालक ने अपना बैग ज़मीन पर रखा। मुझे कमरुज़ ज़बान साहब से मिलना है, बहुत दूर से आया हूँ। जी, मगर वो इस वक्त किसी से नहीं मिलते। अगर आप नाम बता दें तो सहूलत रहेगी, वरना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मुलाजिम ने अदब से बताया। शायद वो उसके हुलिये से मुतासिर हुआ था। मैं उनका भतीजा सालिक हूँ, अनीसुज़्ज़मान का बेटा। उसने अपना हवाला दिया। मुलाजिम की आंखों में एकदम हैरत सिमट आई। बगौर देखता था, फिर वो खिला गया। सलाम सरकार, माफ़ कीजिए, मुझे इल्म नहीं, नया आया हूँ ना, मगर बड़े सरकार से अक्सर आपका नाम सुना है। आप छोटी बीबी के शोहर हैं ना? वो फ़ौरन एहतराम बजा लाया। ज़मीन पर पड़ा उसका बैग उठा लिया। पहले ही मोड़ पर उसे छोटी बीबी का हवाला बहुत नागवार गुजरा था। आए सरकार आए। वो अंदर भर गया था। मुलाजिम पीछे पीछे चलने लगा। ये वसी और ईज़ आसाइशात की हामिल कोठी अंदर से भी वैसी ही थी जैसी वो छोड़ कर गया था। अंदर आने के बाद सबसे पहले उसका सामना सिराज बाबा से हुआ। सालिक बेटा, बाबा अपनी जगह साकिन से हो गए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम सालिक हो ना? वाकई मेरी आंखें सच देख रही हैं। ये तुम ही हो ना? बाबा उसे यूं बरसों बाद देखकर बदहवास हो गए थे। वो मुस्कुरा दिया। ये मैं ही हूँ बाबा, सालिक बदनसीब। आखिरी लफ्ज़ उसने इस कदर आहिस्तगी से कहा कि बाबा को सुनाई नहीं दिया। वो बस खुश थे उसे अपने सामने देखकर। मैं बड़े सरकार को बताता हूँ। बाबा सिराज फ़ौरन अंदर भर गए। वो भी उनके पीछे ही कदम बढ़ाने लगा था। क्या कह रहे हो तुम? सालिक आ गया? सालिक? सिराज बाबा की तरह चाचा जानी भी शॉक्ड थे। वो दरवाजे पर ही रुक गया। चाचा जानी? उसके होंठ नीम मवा हुए थे। वो दरवाजे पर ही रुक गया, फिर आगे भर आए। वो दोनों बाजुओं में समेट लिया था। सालिक बेटा, मेरी जान, तू कहाँ था? इतने बरसों तरपाया हमें। हम तरस गए थे तुम्हारी सूरत को, तुम्हारे वजूद को। कोई यूं भी करता है? माना हमने जबर किया था, मगर तुमने भी तो हद कर दी। सालों की दूरी हल कर दी अपने और हमारे दरमियान। कुछ ना सोचा हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। वो रो रहे थे, कहे जा रहे थे। वो बस उनके सीने से लगा, अपनी और उनकी बरसों की प्यास बुझा रहा था। वो भी मरा था। उनके बगैर एक एक पल जान कुनी के अमल से गुजरा था। कैसे बता देता? ये सज़ा तो मुकद्दर में थी, और न जाने कब तक रहे, जो खुद उसकी अपनी मुंतखब करता थी। कहाँ था तू? न्यूयॉर्क में तो नहीं था? फिर कहाँ चला गया था? वो पूछ रहे थे। सिराज बाबा अपनी आंखें साफ करते बाहर निकल गए थे। वो चचा को देखने लगा। कितने निढाल और ज़ईफ़ हो गए थे। पहले वाला दमखम नहीं रहा था। उसने उन्हें बिस्तर पर बिठाया। मैं यहाँ से जाने के सिर्फ 1-2 माह बाद ही न्यूयॉर्क से वाशिंगटन मुंतकिल हो गया था, और फिर वहाँ से इंग्लैंड, और इंग्लैंड से जर्मनी चला गया। सहूलत से बैठकर बताने लगा। और इतने बरसों से एक दफ़ा भी ख्याल ना आया कि यहाँ हम पर क्या गुजरी। तुम्हारा यूं लापता हो जाना हमें किस दर्द से दो चार कर गया था। तुम्हारी माँ कैसे कैसे नहीं रोई। तुम्हारी चची और रसवा ने कितना याद किया तुम्हें।
वो अभी भी गमज़दा थे। वो सर झुकाए बैठा रहा। इस दौरान सिराज बाबा ट्रॉली सजाए अंदर दाखिल हुए तो वो हैरान हुआ। उसके ख्याल में उसकी आमद की खबर सिराज बाबा ने तकरीबन सबको दे दी होगी, मगर कोई भी नहीं आया था, ख़ास तौर पर बीबी जान और चाची। बीबी जान और चाची जान कहाँ हैं? उसने पूछा। उसवा का नाम लेने में एहतियात ही बरती। बरादरी में एक शादी है, असवा और वो दोनों वहीं गई हैं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, घर पर ही रह गया। उसने सर हिलाया। सालक, बेटे फ्रेश हो लो, फिर कुछ खा पी लो, सिराज बाबा ने कहा तो वो सर हिलाकर उठ गया। चचा के रूम में ही उसने मुंह हाथ धो लिया। मुलाजिम उसका बैग भी यहीं रख गया था। कपड़े निकाल कर बदले, फिर चचा जानी के साथ ही खाने लगा। खाने के दौरान वो इससे गुजरे माहो साल के मुतल्लिक ही पूछते रहे। वो अपनी तरफ से उनको तसल्ली बख्श जवाब देता रहा। तुम आराम कर लो, न्यूयॉर्क से पाकिस्तान की फ़्लाइट बहुत थकनज़दा कर देती है, ऊपर से यहाँ गांव में आना। वो काफ़ी थक चुका था और चचा ने उसके चेहरे से अंदाज़ा भी लगा लिया। सो उसे नसीहत करते कमरे से निकल गए। वो उनके बेड पर ही लेट गया। जर्मनी से वो 3 दिन पहले ही न्यूयॉर्क पहुंचा था, कामरान के फ़ोन की वजह से कि इतने सालों बाद उसके गांव से उसके नाम कोई ख़त आया है। शुरू के 2 सालों तक तो खुद राब्ता हुआ था। उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की गई थी। ख़ास तौर पर कामरान बेचारा इस सिलसिले में काफ़ी परेशान भी रहा, मगर फिर रफ्ता रफ्ता उसकी तलाश की कोशिशें सर पड़ गई थी। बरसों बाद उसके नाम का खत आया था। वो खुद भी हैरान था। उसका पता या मोबाइल सिर्फ कामरान को मालूम था। सो वो पहले न्यूयॉर्क पहुंचा। ख़त असवा की जानिब से ही लिखा गया था। 8 साल पहले किए गए वादे की यकीनदारी कराई गई, मगर वो भी इस शर्त पर कि वो रूबरू आकर कोई फ़ैसला करे। चाहता तो कभी वादा न निभाता। उसकी ख्वाहिश के एहतराम में वहीं बैठे बैठे आधा वादा पूरा कर देता और उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता, मगर इसकी शर्त भी वो टाल नहीं सका। जब बिछड़ना तय है तो फिर एक दफ़ा रूबरू होने में क्या हर्ज है? या शायद वो अपने ज़ब्त व मोहब्बत की इंतहा देखना चाहता था। उसका लिखा ख़त भी क्या था? सिर्फ चंद अल्फाज थे। सालक, मैं आपके फ़ैसले की मुंतज़िर हूँ। अब वक्त आ गया है कि आप अपना वादा निभाइए, मगर एक शर्त है, सब कुछ रूबरू तय हो। असवा। और ये चंद अल्फाज उसकी ज़ात को किस तरह उधेड़ गए थे, ये सिर्फ वही जानता था। और अब वो यहाँ था, इस घर में जहाँ उसने अपनी उम्र के कई हसीन दौर गुजारे थे। वो इन्हीं बातों में उलझा हुआ था जब नींद की वादी ने उसे आ लिया। सिराज बाबा ने उसे उठाया तो वो बाहर निकल आया। सारी हवेली देख डाली थी। चचा जानी बाहर जागीर के मामलात देखने चले गए। सिराज बाबा को चाय का कहकर वो लाइब्रेरी में चला आया। इस लाइब्रेरी में उसके ज़ौक़ शौक़ की सब किताबें मौजूद थी। वो पढ़ रहा था जब बाहर जीप रुकने की आवाज़ पर ठटक गया। शाम के साए गहरे हो गए थे। चाचा जानी के अलावा उसकी अभी किसी और से मुलाकात नहीं हुई थी। उठकर खिड़की के पास आ गया। ड्राइवर गाड़ी के दरवाजे खोल रहा था। सालिक का दिल उसकी कनपटियों में धड़कने लगा। बीबी जान, चाची जान और असवा गाड़ी से उतरी थी। दिल चाह रहा था उड़कर जाए और बीबी जान के कदमों में झुक जाए। दियारे गैर में किस कदर याद आई थी। वो हर पल हर लम्हा उनकी शफीक और मेहरबान ममता भरी गोद की गर्मी उसे अजियत की भट्टी में झुलसाने लगती थी, मगर वो मजबूर था अपने दिल के हाथों। और अब वो दरवाजे के करीब आ खड़ा हुआ। ऊपरी मंजिल पर वाक़ ये लाइब्रेरी नीचे का सारा मंजर वाजे कर देती थी। बीबी जान, चची जान और उसवा तीनों सोफ़ों पर आकर गिर गई थी। वो बरसों बाद उन्हें देख रहा था। अजीब लग रहा था। सिराज बाबा, बाबा जानी कहाँ हैं? चादर उतारने के बाद असवा ने पूछा। छोटी बीबी, वो ज़मीनों पर गए हैं, कह गए थे कि थोड़ी देर बाद लौटेंगे, बाबा ने बताया। वो कमरे से निकल आया। अब सालक का रुख नीचे की जानिब था। क्या बात है बाबा, बहुत खुश हैं? असवा बाबा को मुसलसल मुस्कुराते देखकर पूछ रही थी। बीबी जान और चची जान भी मुतवज्जा थी। जी छोटी बीबी, बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुने तो हैरान होंगी। आज बरसों बाद इस हवेली की खुशियाँ लौट आई हैं। सालिक सीढ़ियाँ उतरने लगा। ऐसी भी क्या खुशी आ गई, कुछ बताओ तो सही, बीबी जान ने भी पूछा। असवा चादर उतारकर सोफे की पुश्त पर डालकर अपने घने आबशार ऐसे खुले बालों को आगे करके उंगलियां फेर रही थी, जबकि बिला इरादा इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र सीढ़ियां उतरते सालक पर ठहरी तो एकदम खड़ी हो गई। लम्हों में बदहवास हुई थी, जबकि बाकी लोग उस तरफ मुतवज्जा नहीं थे सिवाय सिराज बाबा के। सालिक बेटा आए हैं, वो देखें बड़ी सरकार। वो उन तक पहुंच गया था जब बाबा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए इंकशाफ किया। बीबी जान और चची जान भी एकदम पलटी और उस वक़्त तो काटो तो बदन में खून नहीं वाला हाल था। सलाम अलैकुम बीबी जान। वो वालहाना अंदाज से उनकी तरफ बढ़ा। उसवा अपनी जगह हैरान और साकित थी। अभी उसे दिन ही कितने हुए थे खत लिखे हुए और इतनी जल्दी वो रूबरू था। उसकी हैरानगी के बरक्स चची जान और बीबी जान हैरान थी। तुम सालिक, तुम आगे बचे, कहाँ चले गए थे? इतने साल गुजार दिए, कितने जालिम थे तुम, माँ के ज़ब्त को आजमाते रहे, कहाँ थे? बोलो सालिक मेरे बच्चे। बीबी जान उसे बाजुओं में लिए गर्मजोशी से रोती बेकरार हो रही थी। वो मुश्किल मुस्कुरा सका था। एक निगाह गलत उसवा पर भी उठ गई थी, जो इस सिचुएशन और उसकी आमद पर हैरान होती अपने हाथ मसल रही थी, होंठ काट रही थी।
अस्सलाम वालेकुम चची जान, कैसी हैं आप? बीबी जान से जुदा होकर वो चची जान की तरफ बढ़ गया। हमारा ज़त आजमा के पूछते हो कैसे हैं? जी रहे हैं। वो अब दीदा हो गई थी। उसका चेहरा हाथों में छुपाए पेशानी चूमते कह रही थी। वो शर्मिंदा सा हो गया। जानता था ये शिकवे ये शिकायतें बरहक थी। कब आए? सोफे पर बैठते हुए वो पूछ रही थी। वो भी बीबी जान को सहारा दिए उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया, जबकि उसवा अभी भी खड़ी थी उसी तरह साकित व सामत। आज दोपहर को मुख्तसिर बताया, फिर एक नज़र उसवा पर पड़ गई। वो यहाँ से जाने को पर तोल रही थी। ये उसवा है, जानते हो ना, या इसे भी भूल गए हो? माँ, चचा और चची की तरह। बीबी जान ने उसे एकदम कटहरे में ला खड़ा किया, गोया दोनों की जान मुश्किल में डाल गई थी। वो हंस दिया, एक अजीब सी नज़र उस वजूद पर डाली जो सर झुकाए खड़ी थी। कितनी बदल गई थी वो। जब वो यहाँ से गया था तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब संजीदा सी खूबसूरती के सब पैमानों पर पूरा उतरती। चंद लम्हों को उसकी तवज्जो समेट गई। उसने एक गहरी नज़र उसके सरापे पर डाली थी। मैं कुछ भी नहीं भूला बीबी जी। बीबी जान, सब याद है। उसका लहजा ना चाहते हुए भी तल्ख हो गया। बीबी जान को एकदम मलाल ने आ लिया। उन्होंने उसके साथ कम ज़बरदस्ती की थी क्या? उसने भी तो फिर भी एतराज़ नहीं किया था। सिर्फ बताए बगैर 8 सालों तक बगैर कोई नामो निशान छोड़े कता ताल्लुक़ कर गया था, और अब तो वो एतराज़ का हक भी नहीं रखती थी। न जाने कौन कौन से दुख थे जो आंखों से बह निकले। हाँ, हम गुनहगार थे। अगर वो ज़बरदस्ती न करते तो न जाने क्या दिन देखने पड़ते। चची जान अपनी दुख्तर ने एक अख्तर पर एक कटीली शिकवा बड़ी निगाह डालकर मलूल सी कह रही थी। अब उसवा के लिए मज़ीद खड़े रहना मुहाल था। वो बगैर चादर उठाए भागते हुए जीना तय करते ऊपर चली गई। सबने उसे जाते देखा। सालिक सर झुका गया था। उसका मकसद चची जान को शर्मिंदा करना नहीं था। इस सारे वाक़े में भला उनका क्या कसूर? रात के खाने तक वो दोनों ख़वातीन के दरमियान ही घिरा रहा था। चचा जान भी शाम के बाद आ गए थे। मुख्तलिफ सवालात करते रहे। वो मुख्तसरन बताता गया। फिर मुलाजमा ने खाना लग जाने की इतला दी तो वो सबकी सरबराही में खाने की टेबल पर आ गया। जाओ, उसवा को बुला लाओ। जुबैदा चची ने हुक्म दिया। वो जी अच्छा कहकर चली गई। बीबी जान और चची जान उसके लिए खाना निकालने लगी। सिराज बाबा ने खाने पर खसूसी एहतमाम करवाया हुआ था। कई किस्म की डिशेस थी जो कभी वो बहुत रग़बत से खाता था, मगर अब जैसे खाने पीने से भी दिल उचाट हो गया था। जो मिल जाता था खा लेता था। छोटी बीबी कह रही है वो खाना नहीं खाएंगी, उन्हें भूख नहीं है। जुबैदा ने आकर उसवा का इनकार सुनाया। चचा जानी, बीबी जान और चची जान सबके हाथ रुक गए। वो सिर्फ देख कर रह गया। उसे देखने के बाद उसने सोचा था कि वो बदल गई है, मगर अब उसका खाने के लिए इनकार सुनकर उसे अपनी राय बदलना पड़ी। वो अब भी वैसी ही थी, किसी का भी ख्याल न करने वाली। वो तलखी से हंसा था। ये तलखी उसके मिजाज का हिस्सा नहीं थी, मगर अब जब से वो इस घर में आया था मुसलसल एक खिंचाव की कैफियत महसूस कर रहा था। उसे जाकर कहो कि फ़ौरन खाने की मेज़ पर आए। भूख नहीं है तब भी। चचा जानी के चेहरे पर खशमगी सी कैफियत रकम हो गई। चची जान ने ही दुरुस्ती से कहा था, रहने दो राफिया, शादी में पेट भर कर खा लिया होगा, भूख नहीं होगी। बीबी जान ने फ़ौरन कहा, फिर भी भाभी बेगम, इसे ख्याल तो करना चाहिए। ये बिल्कुल नाशाइस्तगी वाली बात है। सब यहाँ मौजूद हैं और वो गायब। चची जान ने दबी दबी आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं, तुम ये बिरयानी चखो सालिक, तुम्हें बहुत पसंद है ना? बीबी जान यूँ ले रही थी जैसे कोई बात ही ना हुई हो, वरना सालिक जानता था इस घर की रवायतें क्या हैं और इन रवायतों से इनहराफ की सज़ा क्या है। उसवा इस सज़ा को भुगत चुकी थी। इसके बावजूद ही वही हठ धर्मी और ज़िद्दी तबीयत बरकरार थी। खाने के बाद बातों का चाय का दौर चला। बीबी जान थकी हुई थी, खुद चची जान भी, मगर सालिक की खुशी में रात गए तक बातें होती रही थीं। गुजरे दिनों की, रिश्तेदारों की, गुज़िश्ता हालात व वाक़यात की बहुत से तज़किरे थे, बहुत से किस्से थे, कहानियाँ थीं। वो दिलचस्पी से सुनता रहा। फिर चचा जानी थकावट का कहकर उठ खड़े हुए तो चची जान भी साथ हो ली। बीबी जान और सालिक दोनों वहीं बैठे रहे थे। उसवा ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आई थी। चची जान खुद जाकर बुलाने गई, मगर उसका इनकार हाँ में नहीं बदल सका। सुन सालिक, जो भी हुआ सब भूल कर एक नई ज़िंदगी शुरू कर। उसवा अगर बहुत नहीं बदली तो पहले जैसी भी नहीं रही। तू क्यों दिल को रोक लगा रहा है? कब तक यूं सौदाइयों की तरह फिरेगा? अपना घर आखिर अपना ही होता है। जो सुकून मोहब्बत घर और बीवी से हासिल होती है वो और कहीं से नहीं मिल सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। पहले तुम्हारे बाबा जानी गुजर गए और फिर उसवा। दिल लगाने से या कता ताल्लुक़ करने से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि और उलझ जाते हैं। इस हवेली को नए मजबूत सहारों की ज़रूरत है। तुम अपने बाबा के वारिस हो, इकलौते, और तुम्हारा कोई वारिस नहीं। जब से तुम्हारी शादी हुई है अब तक तो 3-4 बच्चे हो जाने थे, मगर तुम खाम खा की नाराज़ के लिए बगैर किसी से कुछ कहे चले गए। उसवा का भी ना सोचा। वो जैसी भी थी तुम्हारी बीवी थी, उसे भी कुछ ना बताया, और जो तड़पे वो अलहदा। अब तो हम ये समझे बैठे थे कि कहीं खुदा ना खास्ता तुम। मेरे मुंह में खाक, मगर दिल होलता था।
हर जगह जहाँ तुम मिल सकते थे पता करवाया था, कुछ इल्म ही नहीं होता था। खानदान वाले और दीगर रिश्तेदार सोचे बैठे थे कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रहे, किसी हादसे का शिकार हो गए हो। अगर जिंदा होते तो कभी ना कभी कोई ना कोई राब्ता तो ज़रूर करते, और तुमने भी हद कर दी। दिल इतना पत्थर कर लिया कि माँ भी याद ना रही। उसका सर अपनी गोद में रखे बालों में उंगलियां फेरते वो सब कह रही थी। जवाबन वो खामोशी रहा। जवाब बहुत से थे मगर कोई फ़ायदा नहीं था। उसवा बदल गई है, शायद वो पछता भी रही है। तुम खुले दिल से काम लो, उसे माफ़ कर दो। सारी ज़िंदगी का मामला है, वो इज़्ज़त है इस ख़ानदान की। बहुत कुछ सहा है उसने, बहुत इंतज़ार किया है। अब उसे इंतज़ार की अज़ियत से निकाल लो। सब रंजिशों को भुलाकर दिल से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। उसकी कुशादा पेशानी पर बोसा देते उन्होंने नसीहत की। वो दिल महसूस के रह गया। कैसी ज़िंदगी, कैसी खुशी। वो तो यहाँ सिर्फ अपना वादा निभाने आया था, जो उसने शायद उसवा से नहीं अपनी मोहब्बत से किया था। उसवा को शायद गोहरे मकसूद मिल गया था, तभी इतने बरसों बाद उसने राब्ता किया था उसी पुराने एड्रेस पर। और उसवा की किस्मत थी कि उसे वो ख़त मिल भी गया, और अब वो यहाँ आ भी गया था। रात गहरी हो गई है, नींद आ रही है, जाओ आराम करो, थक गए होगे। उसे ढेर सारा प्यार करके वो चली गई। उसने घड़ी देखी, 1 बज रहा था, वरना गांव में इतनी देर तक भला लोग कब जागते थे। और सुबह उसकी वजह से सबने अपनी रूटीन ख़राब की थी। थके थके असाब लिए वो अपने कमरे में जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अपने कमरे में दाखिल होने के बाद उसकी नज़र सीधी बेड के बिल्कुल वस्त में लेटे वजूद पर पड़ी। कदम जहाँ थे वहीं थम गए। उसवा, वो शायद भूल गया था कि वो कमरे में भी हो सकती है। वो जब 8 साल पहले यहाँ से गया था तब भी इसी कमरे में थी, और अब भी। अजीब लड़की थी, तब भी वो उसे नहीं समझ सका और अब भी नहीं। जब दिनों में गुंजाइश नहीं थी तो कमरे में एक साथ रहने की भी भला क्या तुक थी। उसने शादी के अवल इन दिनों में उसवा से कह दिया था वो चाहे तो अलहदा कमरा ले सकती है, ख़ास तौर पर ड्रेसिंग रूम, जिनके डोर इसी कमरे में खुलते थे। तब भी वो ढीठ ढीठ थी, और अब भी। तब उसने समझा था कि वो उसे सिर्फ अजियत देने और अपनी बात मनवाने के लिए उसे जिज कर रही है, मगर अब तो वो आज़ाद थी। इसके बावजूद इस कमरे में थी, वो समझने से कासिर था कि वो क्या चाहती है। मध्यम ख्वाबनाक नीलगो रोशनी पूरे कमरे को अपने शहर में जकड़े हुए थी। वो सर झटकता आगे बढ़ा था। सिराज बाबा उसका बैग कमरे में रखे थे। लाइट्स जलाकर देखा तो वो कहीं भी नहीं था। उसे ड्रेस चेंज करना था। इधर उधर देखने लगा। हर चीज़ अपनी जगह पर बड़ी नफासत से जमी सजी थी। कहीं कोई गर्द और बेतरतीबी नहीं थी। कहाँ रखा है बैग बाबा ने। इधर उधर देखने के बाद उसने कुछ झुककर बेड के नीचे भी देख डाला, वहाँ भी नहीं था। उसे कौफ सी होने लगी। यूं ही अलमारी की तरफ बढ़ गया। पहला दरवाज़ा खोला, सारी कैबिन जनाना सूटों से भरी हुई थी। उसने दूसरा पट खोला तो सुकून मिला। उसके कपड़े सलीके से हैंगर्स पर लटकाए रखे थे। दीगर अशिया भी निचले दराजों में मौजूद थी जो वो साथ लाया था, जिनमें कुछ तोहफे थे, किताबें थीं, उसके रोज़मर्रा इस्तेमाल की कई दीगर अशिया थी। एक तरतीब से सेट थी। जब तक यहाँ था शलवार कमीज़ ही पहनता था, मगर जब से यहाँ से गया शलवार कमीज़ को जैसे हाथ लगाना ही भूल गया था। उसने रात की मुनासबत से एक शर्ट और ट्राउज़र निकाल लिया। बैग से ये सब सामान अलमारी तक कैसे पहुंचा, ये सवाल गौर तलब था, मगर फिर सिराज बाबा को सोचकर मुतमिन हो गया। कम अज़ कम उसवा की जानिब से उसे ये खुश फहमी कभी भी नहीं हो सकती थी। कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। कपड़े चेंज करके आया तो नज़र सीधी बेड पर आ ठहरी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ था तो उसवा चादर गर्दन तक ओढ़े सोई हुई थी। अब शायद करवट बदल ली थी। चादर आबादे वजूद पर थी। दुपट्टा नदारत था। जिस लिबास में वो शादी से लौटी थी अभी भी उसी में मलबूस थी। मेकअप भी मौजूदगी भी बरकरार थी। उसके काले स्याह घने लंबे बाल सरहाने बेड पर बिखरे एक अजीब सा मंजर पेश कर रहे थे। महवे ख्वाब चेहरा हर सू चांदनियाँ सी बिखेर रहा था। चेहरे पर से नज़र होती हुई उसके वजूद का तवाफ करने लगी। बिलू निगीनों से मुरस्सा सूट की फिटिंग बहुत नुमाया थी। वो लेटी भी कुछ इस तरह से थी कि गले की गहराई और वाजे होते बहुत से छुपे राज खोल रही थी। वो नज़र हटा गया। उसे हमेशा से खुद पर बहुत कंट्रोल था। इतना अरसा हो गया था। वो पहले उसके निकाह फिर कमरे में थी। इसके बावजूद उसके हाथ उसके वजूद तक के लम्ह से महरूम थे। जब निकाह में थी तब भी उसे छूने की कभी ख्वाहिश ही नहीं की थी, और फिर जब रुखसती हो गई वो मुकम्मल तौर पर उसके इख्तियार में थी, तो तब भी सालिक ने अपने ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ आयद कर ली थी। रुखसती के बाद वो कई दफ़ा उसके यूं इजी होकर सोने पर झुंझलाया था, मगर शायद वो भी अपने नाम की ही एक थी। कुछ चची जान ने नाम भी अपनी साहबजादी का चुनकर रखा था, उसवा, नमूना, मगर नाम के बरक्स बिल्कुल उल्ट वाक़या हुई थी। यहाँ से जाने से पहले दोनों ने वो मुश्किल 1 माह ही एक साथ गुजारा था, और वो उसे चिराने को हर वो काम करती जो सालिक को नापसंद होता। थकन से बुरा हाल था, मगर वो बेड के बिल्कुल दरमियान में थी। कुछ उसका हुलिया भी डिस्टर्ब कर देने को काफ़ी था। झुंझलाते हुए वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। हैंडल घुमाया मगर दरवाज़ा लॉक था। दूसरा भी चेक किया, वो भी लॉक था। उसे हकीकतन गुस्सा आने लगा, न जाने किस किस पर। अजीब मुसीबत है। एक कार्ड भरी नापसंदीदा नागवार सी नज़र उसवा पर डाली थी,
جو بے خبر گہری نیند میں غرق تھی، کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اوپر کمرے تو کافی تھے، اب یہ علم نہیں تھا وہ بھی لاک ہیں یا کھلے ہوئے ہیں۔ دوسرے اگر کسی کے علم میں یہ بات آ جائے تو نہ جانے کیا ہو۔ وہ وہیں صوفے پر گر گیا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا کیا جائے اب؟ پرسوچ نظروں سے بیڈ کو دیکھتے وہ رات گزارنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ اس وقت وہ اکثر سوتے میں پیاس لگ جاتی تھی، حلق خشک سا ہونے لگتا، اکثر رات کو اٹھ کر پانی پیتی، اس لیے وہ ہمیشہ جگ اور گلاس سائڈ ٹیبل پر ضرور رکھتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اسے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ لیٹے لیٹے ہی سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کر لیمپ روشن کیا، ہلکی مدھم سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ جگ خالی تھا، رات غصے میں وہ پانی بھرنا بھول گئی تھی۔ شادی میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، گھر آ کر بھی کمرے میں بند ہو گئی۔ سرے شام ہی بغیر کپڑے بدلے ایسے لیٹی کہ اب آنکھ کھلی تھی۔ ہلکی مدھم سی روشنی میں رسٹ واچ پر نگاہ کی تو غور کرنے سے اندازہ ہوا 3:30 کا وقت ہو چکا ہے۔ بیڈ سے اترتے ہوئے اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ خالی دیکھی تھی۔ اس کی سوچ کے مطابق اسے کمرے میں ہی ہونا چاہیے تھا، مگر 2 سیٹڈ صوفہ بھی خالی تھا۔ گلاس لے کر وہ آگے بڑھی۔ مدھم روشنی میں زمین پر پڑی کسی چیز سے ٹکرا کر منہ کے بل گری تھی۔ خوف سے ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی۔ گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر کر چھناکے کی آواز سے نہ صرف اس کا دل سہما گیا بلکہ قالین پر لیٹا سالک بھی ہربرا کر اٹھ بیٹھا۔ اسوا اس کے اوپر بے توازن انداز میں گری تھی تو سالک نے بازوؤں کا سہارا دیا تھا۔ کون؟ اسوا سرعت سے پیچھے ہٹی مگر اپنا توازن برقرار رکھنے میں ناکام رہی تھی۔ اسوا ہلکی مدھم روشنی میں سالک اسے پہچان گیا تھا، کچھ نہ سمجھ اور نہ سمجھی کی کیفیت لیے دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسوا کو پیچھے ہٹایا جو اچھی خاصی بے توازن سی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ جھنجھلا سا گیا، ابھی تمہارے بندے آنکھ لگی تھی اور ابھی وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ میں پانی گلاس وہ بکھلائی سی ٹھیک سے وضاحت بھی نہ کر سکی۔ سر پیچھے کرنے کی صورت میں ہلکی سی بھی لبوں سے نکلی۔ پیچھے ہٹتے ہی اس کا پاؤں کسی کانچ پر پڑ گیا، وہ سسکاری بھر کر وہیں بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اپنی نیند کے خراب ہونے اور اسوا کے یوں ڈسٹرب کرنے نے اسے اچھا خاصا جھنجھلا دیا تھا۔ اٹھ کر لائٹس آن کی مگر جب نظر اس کے خون آلود پاؤں پر پڑی تو ٹھٹک گیا۔ ارد گرد کانچ بکھرے ہوئے تھے، وہ ننگے پاؤں تھی، کانچ شاید گہرا جا لگا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ اتنا پتھر بھی نہیں تھا، یہ لڑکی تو اس کے دل میں دھڑکتی تھی، سانسوں میں رہتی تھی، مسامے جاں کو لہکاتی تھی۔ بے اختیارانہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اٹھو یہاں سے، مزید زخمی ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ جو اسے دعویٰ تھا کہ اس کے ہاتھوں نے کبھی اس کے وجود کو نہیں چھوا، بے اختیار انداز میں اس کا بازو پکڑے جھنجھلائے ہوئے لب و لہجے سے کہتے اسے کھڑا کر رہا تھا۔ جو لوگ روح تک زخمی ہوں انہیں یہ چھوٹے موٹے زخم تکلیف نہیں دیتے۔ آپ رہنے دیں، شکریہ۔ تلخی سے اپنا بازو سالک کی گرفت سے آزاد کروایا جبکہ چہرہ آنسوں سے تر تھا، ہونٹوں سے سسکیاں نکل رہی تھیں، کھڑا ہونا محال تھا۔ تم سالک نے کچھ کہنا چاہا پھر لب بھینچ لیے، خون تیزی سے بہہ رہا تھا، اس وقت اسے فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی مگر وہ کہاں ان باتوں کو سمجھنے والی تھی۔ ضدی باغی تو شروع سے ہی تھی۔ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمدردیاں کرنے کی مگر اس وقت خون بہت بہہ رہا ہے۔ ادھر بیٹھو بستر پر، ادھر تو ہر طرف کانچ ہی کانچ ہے۔ اس کی پرواہ کیے بغیر اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اٹھا کر بستر پر لے آیا۔ اسے امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی یہ کرے گا، چہرہ پھیر گئی تھی۔ نظریں ملانے کا ارادہ نہیں تھا، کہاں صدیوں کی دوری تھی اور کہاں یہ قربت تھی۔ کمرے میں فرسٹ ایڈ باکس تو ہوگا۔ اسے بستر پر بٹھا کر اس کا پاؤں دیکھتے، سر اٹھا کر اس کے رخ پھیرے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اسی پوزیشن میں نفی میں سر ہلا گئی۔ نیچے کچن میں رائٹ سائڈ کی کیبن نمبر 4 میں رکھا ہوا ہے۔ وہ مشکل کہہ سکی تھی، درد سے برا حال تھا۔ سالک نے کس قدر تشویش سے اسے دیکھا، پھر فوراً اٹھا اور باہر نکل گیا۔ جب واپس لوٹا تو ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ قالین پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خاموشی سے روئی اور ڈیٹول سے اس کا پاؤں صاف کرنے لگا۔ لگتا ہے کانچ گہرا ہے، خون کسی بھی طرح نہیں رک رہا تھا، خود کلامی سا انداز تھا۔ تکلیف سے بے حال ہوتی وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخوں کو دبانے لگی۔ وہ کانچ نکالنے لگا۔ نہیں پلیز۔ کانچ نکالتے ہوئے ایک دم اسوا نے تکلیف سے تڑپ کر اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ ڈونٹ وری، ہلکا سا زخم ہے، تھوڑی دیر میں درد ختم ہو جائے گا۔ اس کی سسکیاں اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا، اس کے آنسوں سے وہ ہمیشہ ہار جاتا تھا، یا شاید یہ اس کی کمزوری تھی۔ وہ کسی کو بھی تکلیف میں یا روتے نہیں دیکھ سکتا تھا، پھر یہاں تو معاملہ ہی دل کا تھا۔ وہ کیسے خود پر جبر کرتا، بہت نرمی سے کہا، جبکہ اسوا بار بار سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ کانچ نکلا تو اس کی چیخ نکل گئی، امی سی۔ ٹیک اٹ ایزی اسوا، ابھی مرہم لگے تو ٹھیک ہو جائے گا، درد نہیں ہوگا، بلیو می۔ نہ جانے وہ کس رو میں کہہ رہا تھا، انداز اور لہجہ انتہائی نرم و محبت لیے ہوئے تھا، مگر درد سے بے حال ہوتی اسوا کیا خاک غور کرتی۔ ماہر مرہم ساز کی طرح اس نے منٹوں میں اس کے پاؤں کی بینڈیج کر دی۔ مرہم لگانے سے درد کی شدت میں کچھ کمی آئی تو اسوا کے آنسو بھی کم ہوئے اور سسکیوں میں بھی کمی آئی۔ وہ ایک نظر بینڈیج کرنے کے بعد اسوا پر ڈال کر سامان سمیٹتے فرسٹ ایڈ باکس سائڈ کی دراز میں رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ قالین پر جا بجا چھوٹے بڑے کانچ بکھرے ہوئے تھے، وہ ایک ایک کر کے چننے لگا۔ کچھ وقت لگا تھا، پھر کچھ
कांच डस्टबिन में डाल के वो कमरे से बाहर निकल गया। तकिए से टेक लगाए बैठी उसवा ने आंखें नीम भा करके उसे बाहर निकलते देखा, फिर होंठों पर जुबान फेरती इर्द गिर्द देखने लगी। वो कालीन पर ही लेटा हुआ था। यहाँ से जाने से पहले भी वो अक्सर कालीन पर सोता था। वो क्यों सोता है, वो बहुत कोशिश की बावजूद कभी पूछ नहीं सकी, ना ही कभी दिल में मलाल जागा। मगर आज इस हादसे ने उसकी सोच का रुख बदला था। सालक कमरे में लौटा तो छोटी सी ट्रे में दूध का गिलास और साथ ही 2 गोलियां थी। दूध पीकर ये मेडिसिन ले लो, दर्द में अफाका होगा। ट्रे उसके सामने किए वो कह रहा था। वो एक पल को ही इस ऊंचे लंबे चौड़े मर्द को देख सकी। शुक्रिया, मुझे नहीं दूध पीना। अंदाज में अभी न रूठापन था, साफ इनकार किया था। तुम्हें पिलाने या खिदमतें करने का मुझे भी शौक नहीं है। तुम्हारी सिसकियों से मुझे नींद नहीं आएगी, जबकि मैं सोना चाहता हूँ। ये गोलियां दर्द में अफाका करेंगी। सालिक के लहजे में भी नरमी शायद चंद लम्हों के लिए आई थी। उसका कड़वा लहजा सुनकर वो अपने लबो लहजे को भी कड़वा होने से नहीं रोक सका। मुझे भी कोई शौक नहीं था। किसने कहा था रास्ते में लेटने को? सारा कसूर आपका है। इतनी ही नाकाबिले बर्दाश्त हूँ तो कह दिया होता, मैं खुद ही कमरे से निकल जाती। कम अज़ कम आपको ज़मीन पर सोने की जहमत तो ना उठानी पड़ती। दूसरे मैंने दावत नहीं दी थी हमदर्दी जिताने की, मना किया था मैंने। वो उससे ज़्यादा तुंद लहजे में कह गई। सालिक के अंदर एक इश्तियाल सा बर्पा होने लगा। ये सब ज़ुबान दराजी, करवाहट का मुजाहरा करना, इश्तियाल अंगेज़ी वगैरह किस्म के जज्बात उसकी तबीयत का खासा नहीं थे। वो तो शुरू से ही बहुत तहम्मुल मिजाज था। ये तो 2-3 दिन से ये कैफियत हो गई थी। आते हुए वो खाम खा कामरान से झगड़ पड़ा था। यहाँ आने के बाद अब ये तंजिया जुमले वो एकदम अपने होंठों को सख्ती से भींच गया। बहरहाल वो तकलीफ़ में थी और उसे इस वक्त मेडिसिन की ज़रूरत थी। प्लीज़ उसवा, हर बात में ज़िद अच्छी नहीं होती, एकदम नरमी से कह रहा था। न चाहते हुए भी उसवा ने गिलास थाम लिया। उसने दिल ही दिल में शुक्र का कलमा पढ़ा। मज़ीद कोई नखरा दिखाए। उसने मेडिसिन भी खा ली थी। उसने ट्रे एक तरफ रख कर घड़ी देखी जो 4 बजा रही थी। उसवा बेड के किनारे पर थी। बाकी सारा बेड खाली था। पहले मोड़ पर पहली रात में ही ये तल्ख तजर्बा उसे कुछ समझा गया था। सो दोबारा ज़मीन पर सोने की बजाय बेड की दूसरी तरफ आकर तकिया दुरुस्त किया। तुम सोगी या लाइट्स जलती रहने दो, उसने पूछा था। वो कोई जवाब दिए बगैर दराज होकर चादर सर तक तान गई। वो चंद लम्हे तासुब भरी नज़रों से उसकी पुश्त को घूरता रहा, फिर आगे बढ़कर लाइट्स ऑफ कर दी। उसवा ने बेड पर दूसरे वजूद को लेटते महसूस करके अंधेरे में चादर चेहरे से हटा ली। एक गहरी सांस खारिज करते हुए वो गैर महसूस तरीके से दाएं से बाएं तरफ करवट बदल गई थी, जिधर वो था। उसे आए कितने दिन हो गए थे। पहले तो रिश्तेदारों से मिलना मिलाना रहा, फिर वो भी ख़त्म हो गया। हर वक्त हवेली में रहने पर बोर होने लगा तो चचा जानी के साथ ज़मीनों और बागात पर चला जाता। वक्त आराम से गुजरने लगा था। वो जिस मकसद के लिए आया था उसवा की तरफ से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। बहुत चाहने के बावजूद वो खुद भी कोई बात नहीं कर पा रहा था। शुरू के चंद दिन तो उलझता रहा, मगर जब उसवा के अंदाज़ो तवार देखे तो न जाने क्यों दिल अपने वादे से मुनकर होने को चाहने लगा। गुजरे वक्त ने उसवा को काफ़ी बदल दिया था। वो हैरान था। वो मूडी सी, नकचिढ़ी सी, ज़िद्दी झगड़ालू लड़की न जाने कहाँ जा चुकी थी। अब तो जब भी उसे देखा तो वो एक नए रूप में ही नजर आई। कभी बीबी जान की खिदमत कर रही है, कभी चची जान के साथ लगी है, कभी किचन में मसरूफ़ है, तो कभी हवेली के दूसरे कामों में उलझी हुई है। मिलने मिलाने वाले अगर अलग उसकी सीरत और खुश गुफ्तारी की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। वो उसे ना पहले समझ सका था और ना ही अब, बल्कि अब तो सालक का अपना दिल भी मशकूक सा होने लगा था उसकी तरफ से। वो न जाने क्या खेल खेलना चाहती थी। इतने अरसे बाद उसने ख़त लिख कर उसे बुलवाया और अब यहाँ वो था तो यूँ बनी हुई थी जैसे कोई वास्ता ही ना हो। वो उसे समझने से कतई कासर था। बज़ाहिर वो खुद को पुरसुकून रखे हुए था, मगर उसवा के अंदाज़ो अतवार देख कर उसके अंदर तलातम बर्पा होने लगे। कभी दिल खुशकुन एहसासात में घिरने लगता तो कभी बेशुमार मनफी सोचे उसवा के गुज़िश्ता रवैये याद करके उसके अंदर का सुकून तबाह करने लगते। वो क्या करे? वो बेबस सा खुद को अजीब अहमक सा महसूस करने लगा था। कुछ पहली रात जो वाक़या हुआ था, पाँव में कांच लगने से अगले 3-4 दिन तक वो शदीद बुखार में मुबतला रही। उसकी बीमारी के दौरान तो उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि एक लफ्ज़ भी कह ले। बाद में उसने कई दफ़ा बात शुरू की तो वो इधर उधर होने लगी। उसकी यही हरकत उसे सबसे ज़्यादा खटक रही थी। वो चाहता था बात जल्द निपट जाए। वो चाचा जानी के साथ ज़मीनों पर निकला हुआ था। बागात के कुछ मामलात थे। चचा जान के साथ उसे शहर जाना पड़ गया। दोनों असर के करीब गाँव पहुँचे। रास्ते में उसवा और उसकी मुश्तरका पुप्पो का घर था। चचा जान बहन के घर उतर गए। वो तन्हा ही हवेली पहुंचा। सारे दिन की भाग दौड़ ने उसे थका दिया था। आते ही वो सोफे पर गिर गया। पानी की तलब हो रही थी। उठकर जग देखा, वो खाली था। फिर यूं ही बिस्तर पर उल्टे मुंह दराज हो गया। बीबी जान और चची जान से नीचे ही सामना हो गया था। उस वक्त कहीं दिखाई नहीं दी, शायद हवेली में नहीं थी। सो वो कमरे में आ गया। अभी उसे लेटे कुछ देर हुई थी कि दरवाज़ा खुला। कोई अंदर दाखिल हुआ। उसने चेहरे का रुख बदला तो उस वक्त छोटी टेबल पर खाने की ट्रे रख रही थी। खाना खा ले, बीबी जान ने भिजवाया है। शायद उसे आदत थी, बीबी जान या चची जान के कहने पर ही इसके काम करती थी।
یہاں سے جانے سے پہلے، رخصتی سے پہلے اور اب بھی عثمان نے اس کا جب بھی کوئی کام کیا تھا بی بی جان، چچی جان کا حوالہ ضرور دیا۔ اس کے دل میں حسرت ہی رہی کہ وہ خود سے بھی اس کے لیے کوئی کام کرے۔ یہ ایسی واحد انہونی خواہش تھی جو وہ اپنا حق سمجھتا تھا، مگر واہ ہری قسمت، وہ اٹھ بیٹھا۔ ایک گہری مگر بھرپور نظر اس کے اجلے بجلیاں گراتے سراپے پر ڈالی، سوائے چند بار کے اس نے آج تک اسے بکھرے ہوئے حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ رواج کے مطابق لباس زیب تن کیے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے، نازک سی گولڈ کی جولری پہنے ہوئے تھی۔ پتہ نہیں یہ بناؤ سنگھار بھی اس نے کسی کے کہنے پر کیا تھا یا اس کے ہاتھوں میں پڑے سونے کے کنگنوں اور کانچ کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سالک کو ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر آیا تو وہ الماری میں سر دیے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ نظر انداز کیے ٹرے اپنے آگے سرکا کر کھانا کھانے لگا۔ اس دوران وہ الماری سے ہٹی تو ڈریسنگ کی ترتیب شدہ چیزوں کو نئے سرے سے ترتیب دینے لگی۔ سالہ کی اگرچہ ساری توجہ کھانے پر تھی، مگر اس کی موجودگی بھی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر حرکت، ہر انداز کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اوپر سے اس کی چوڑیوں کی کھنک۔ وہ کھانا ختم کر چکا تھا، نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے ٹرے پڑے کھسکائی تو ادھر ادھر مصروف اسوا بھی قریب آ گئی۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تکیے کے سہارے کمر سیدھی کرتے ہوئے وہ بیٹھ گیا۔ وہ ٹرے اٹھا رہی تھی جب اس نے کہا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہی اکھڑ لہجہ، تند ہو وہ الجھا۔ سب کے ساتھ اس کا رویہ بہت ملنسار اور محبت کرنے والا ہوتا تھا۔ مجھے کھڑے کھڑے ہی تم سے یہ بات کرنا ہوتی تو میں 8 سال گمنام نہ رہتا۔ بہت پہلے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ چند منٹ کے لیے تم بیٹھو۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ آئی ایم سوری، میں نیچے کچن میں کام چھوڑ کر آئی ہوں۔ بیٹھنے کا میرے پاس وقت نہیں۔ اتنی دیر جو رکی ہوئی تھی تو یہ امی جان کی تاکید تھی، ورنہ بہرحال اگر آپ کی بات وضاحت طلب یا طویل ہے تو پھر کر لیجیے گا۔ وہ سالک کے لہجے کی سختی سے ذرا بھی مرعوب نہیں ہوئی تھی۔ جانے لگی تو سالک ایک دم اٹھ کر اس کے راستے میں آیا۔ اس وقت کے لیے یہ عمل باعث حیرت تھا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب تمہارے پاس وقت ہی نہیں تھا تو میری اچھی بھلی زندگی میں ایک دفعہ پھر پتھر کیوں ڈالا تم نے؟ کیوں بلوایا مجھے؟ یہ خط کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا چاہتی ہو اب تم؟ اپنی جیب سے خط نکال کر اس نے اس کے سامنے لہرایا تو بجائے وہ شرمندہ ہونے کے مسکرانے لگی۔ مسکراہٹ بھی بڑی تنزیہ سے تھی اور نظروں کی کاٹ حد سے سوا۔ کیا چاہتی ہوں میں؟ اس نے خود سے دہرایا، پھر ہنس پڑی۔ بڑے عرصے بعد یہ سوال کرنے کا خیال آیا۔ وہ سالک کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ لب بھینچ گیا۔ آپ کو کیوں بتاؤں میں کیا چاہتی ہوں؟ ہٹیے پیچھے، اس وقت میں مصروف ہوں، بعد میں یہ بات زیر بحث لے آئیے گا۔ بے فکر رہیے، کہیں نہیں بھاگی جا رہی، جبکہ بقول آپ کچھ عرصے تک یہی ہے۔ کتنا پر اعتماد انداز تھا۔ شکست دیتا ہوا، نہ جانے وہ کیا تھی، ہمیشہ اسے مجبور کر دیتی تھی، مگر اس دفعہ وہ مجبور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ محبت میں انا بھی شامل ہونے لگی تھی، اب کہ اس کے لیے اپنی ذات کی توہین برداشت نہیں تھی، اپنے رشتے کی پامالی گوارا نہیں تھی۔ اٹ از ٹو مچ اسوا، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میری بات سنے اور میرے سوال کا جواب دیے بغیر انگلی اٹھا کر غصے سے کہا۔ آپ مجھے روک بھی نہیں سکیں گے، میں ضرور جاؤں گی۔ اس نے مسکرا کر سالک کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ضبط کو آواز دی۔ انداز و لہجہ نہایت چیلنجنگ تھا۔ اچھا خاصا کول مائنڈڈ سالک ایک دم لوز ٹیمپرڈ ہوا تھا۔ کیا سمجھتی ہو میں اگر کچھ نہیں کہتا تو بے بس و مجبور ہوں؟ مائنڈڈ تو میری بیوی ہو، سارے اختیار رکھتا ہوں میں تم پر۔ اس کے ہاتھوں سے ٹرے چھین کر میز پر پٹکتے ہوئے اس کا بازو تھام کر اسے بستر پر دھکیلتے وہ گھٹرایا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے اپنی نیچر، طبیعت اور مزاج کے خلاف کچھ کیا تھا۔ عثمان نے منہ کے بل بستر پر گرنے کے بعد کوئی حرکت نہیں کی۔ دوپٹہ اپنے ہی پاؤں میں الجھ کر کچھ قالین اور کچھ بستر پر گر گیا۔ اب مجھے جواب دو، کیوں بلوایا تھا تم نے مجھے؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ اس کا رخ سیدھا کیا، پھولوں سے گندی دراز کالے سیاہ بالوں کی چوٹی آگے آ گئی۔ کوہنیوں کے سہارے وہ بھی بے توازن نیند دراز تھی، جبکہ نظریں اب اس سے گریزاں تھیں۔ سالک کی کن پٹیاں جھلسنے لگی۔ جواب دو اسوا مجھے، میں کچھ بکواس کر رہا ہوں؟ آج تو اس کا لب و لہجہ کیا، ہر انداز ہی نرالا تھا۔ اسوا صرف ایک نظر اس پر ڈال کر رہ گئی۔ برسوں کی خواہش آج شاید پوری ہو گئی تھی۔ میں نے خط میں ظاہر کر دیا تھا میں کیا چاہتی ہوں۔ چند ثانیے بعد اس کی مضبوط آواز گونجی۔ سالک صرف دیکھتا رہا، دل میں بہت کچھ آنے واحد میں ٹوٹ گیا تھا۔ شاید حالات بدل گئے ہوں، شاید اس کی سوچ نے کچھ مثبت رخ اختیار کیا ہو، وہ شاید کے گمانوں میں الجھا نہ جانے کیا کچھ لاشعور میں آ کر اب اسے اکسانے لگی تھی، ذہن پر دل پر کچوکے لگانے لگی تھی۔ اس کے اندر کے متحمل مزاج کم گو آدمی کو تند روح مشتعل مزاج بنانے لگی تھی۔ تم، وہ کچھ کہتے کہتے رک سا گیا۔ اسوا اگرچہ اس وقت خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، مگر اس کی لمحہ بلمحہ بدلتی کیفیت اسے اندر ہی اندر ہراساں کر رہی تھی۔ تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، پہلے تمہیں میرے 8 سالوں کا قرض ادا کرنا ہوگا۔ کہو منظور ہے؟ میں وعدے کا پکا انسان ہوں، جو کہتا ہوں کرتا ہوں۔ کہو سودے بازی کرو گی؟ اپنی محبت کو دل کے کسی کونے میں دفن کرتے ہوئے اپنے مزاج و عادات کے خلاف اس نے اس کا بازو
चटानी गिरफ्त में लिए पहली दफ़ा इस्तेहकाक से भरपूर अंदाज में असवा को अपने हल्के में मुकीद कर लिया। वो फड़फड़ा कर रह गई। वो ये सब क्यों कर रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। शायद उसके लाशोर में बहुत कुछ टूट गया था। उसका मान, उसके बरसों से कायम किए गए मफरूज़े और मोहब्बत की ताकत, इतने सालों का ज़िया। अगरचा वो माइंड मेकअप करके आया था, अपने दिल को बहला कर समझा कर आया था, मगर अब दिल हर हकीकत मानने से इनकारी था। दिमाग के आगे सब दलीलें बेकार थी। दिलो निगाह सिर्फ ये देख रहे थे कि ये लड़की जो उसकी बीवी है, उसकी गैरत व इज़्ज़त, अनाव मर्दानगी, इज़्ज़त नफ्स व खुददारी पर गहरी चोट लगाने का सबब बनी है। उसकी मोहब्बत की पामाली का सबब बनी है। क्यों मिल गया तुम्हें अपना गोहरे मकसूद, तुम्हारा महबूब आली जो कस्में खाता था कि वो तुम्हें बहन के अलावा कुछ नहीं समझता। अब कैसे उसने तुम्हें बहन के अलावा कुछ और बना लेने की जुर्रत कर ली है। भाई शोहर हूँ तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगी। हाथ से उसकी थोड़ी उठाकर ऊपर करते अपने चेहरे के करीब ले जाते हुए वो पूछ रहा था। पहले वाला सालिक कहीं था ही नहीं। आंखों में एक अजीब सा इस्तेहज़ा था। उसवा का वजूद कटने लगा। उसकी बात का मफहूम वो बखूबी समझ गई थी। कुछ कहने की बजाय वो अपने लब कुतरने लगी। सालिक की सांसों की हिद्दत व गर्मी उसका चेहरा सुलगाए दे रही थी। ऊपर से उसकी ये कुर्बत, उसके वजूद की सहर अंगेज़ी, दस्तो निगाह की कोहर में लिपटी हुई ठंडक उसके पूरे वजूद में एक फुरेरी सी दोहरा गई थी। आपको इस सिलसिले से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। आप अपने वादे का सोचें। उसका लहजा जहर खंद हो गया। क्यों क्यों दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए उसवा बेगम? तुम्हें इतना यकीन और एतमाद क्यों है कि मैं अपने वादे को एफा करने इतनी दूर से आया हूँ? हैं बोलो। तुम्हारी इतनी खुशफहमी किस सिलसिले में है कि मैं अपना कोई हक इस्तेमाल नहीं करूँगा? माय डियर वाइफ, इतनी जल्दी तो हम भी रिहाई नहीं देंगे। ये लब लहजा उसकी आदत नहीं था। वो हर लफ्ज़ अपने मिजाज के खिलाफ बोल रहा था। हर हरकत उसकी तबीयत के मुतजाद थी। उसवा सिर्फ देख कर रह गई। न जाने दिल को खुशी हुई थी कि क्या हुआ था। इसलिए सालिक साहब कि नज़र शनासी की सलाहियत आप में सिरे से है ही नहीं। अपनी ज़ात के गिर्द फसीली खड़ी करके बिल्कुल ढह गए हैं। कभी अपनी ज़ात से निकल कर देखे तो मेरा मुतालबा बुरा नहीं लगेगा। इतनी गहरी चोट लगा जाएगी उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था। उसके वजूद के गिर्द उसके हाथ एकदम ढीले पड़ गए। वह इस्तेहज़ाइया हंसी। उसवा, उसने तनबीही पुकारा था, मगर पहले वाली बरूदत शामिल नहीं थी। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अच्छी या बुरी, डंके की चोट पर हूँ। जिन इख्तियारात का आप मुझे आज हवाला दे रहे हैं, यही वो गुज़िश्ता कई बरसों से हमारे दरमियान हैं। आप क्या समझते हैं आप मुझे किसी कमज़ोर लम्हे या ज़ाती तस्कीन का सबब बना लेंगे? अगर आपको अपनी ज़ात की तौहीन गवारा नहीं तो मुझे भी नहीं, मगर इतनी जुर्रत है कि सबके सामने खुलकर इनकार कर सकती हूँ। जब मुझे ज़बरदस्ती गवारा नहीं थी तो अब तो बिल्कुल भी नहीं। वो न जाने क्या कह रही थी। उसकी समझ से बाला था सब कुछ। क्या बकवास है ये? सालक की समझ में वाकई कुछ नहीं आया था। कमज़ोर लम्हों का फसूल छटने लगा। उसने अपने हाथ उसके वजूद के गिर्द से हटा लिए। वो हंसती थी। साफ मजाक उड़ाती हुई हंसी थी। वो मुश्किल खुद पर कंट्रोल कर सका। सालिक साहब, पहले अपने एहतियात की अबजद से वाकिफ़ हो लें, फिर कदम बढ़ाए। ये बकवास नहीं है, हकीकत है। दुपट्टा खींच कर वो बिस्तर से उतर गई थी। सालिक उसे देख कर रह गया। उसवा ने आगे बढ़कर टेबल से दोबारा ट्रे उठा ली। अपने हकूक़ की धमकी अच्छी लगी, मगर हर इंसान मेरे जैसी नेचर का हामिल नहीं होता। जब मैंने आपसे गुज़िश्ता 8 सालों का हिसाब नहीं मांगा तो मैं भी मजबूर नहीं हूँ कि आपको अपनी एक एक जुम्बिश का जवाब दूँ। जबकि हमारे दरमियान तय पाया था कि हम कभी भी एक दूसरे की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगे, अपने अपने दायरे में रहेंगे। आपने मुझे अपने हर हकूक़ से आज़ाद कर दिया था, तो फिर अब ये तमाशा क्या है? आपको बुलाने का मकसद सिर्फ यही था कि बीबी जान 8 सालों से इंतज़ार करते करते थक गई हैं। वो दिल की मरीज़ा बन चुकी हैं। सब मुझे इल्ज़ाम देते हैं। जब मेरा कसूर था तब हर इल्ज़ाम मैं आसानी से सह गई, मगर अब बर्दाश्त करना नामुमकिन है। 6 माह पहले उन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ था। उनके दिल का सिर्फ एक ही रोग है और वो आप हैं। सब ने मना किया था आपको ये बात ना बताई जाए, मगर आप बज़िद थे तो शौक़ पूरा हो गया होगा। जबकि ना मुझे आपसे कोई सरोकार है और ना ही आपके किसी वादे से। अब मेरे लिए कोई वादा, कोई बात, कोई ज़बरदस्ती कुछ अहमियत नहीं रखती। मुझे ज़िंदगी गुजारनी है और इसी हवेली में गुजारनी है। मैंने ना पहले आपकी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश की, ना अब करूँगी। आपको ख़त लिखना सिर्फ एक बहाना था। सब समझते थे कि मुझे इल्म होगा आप कहाँ हैं, जबकि मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। वो बगैर रुके कितना कुछ सुना गई थी। ख़ास तौर पर बीबी जान के बारे में इंकशाफ ने उसे दहला दिया। अपनी ज़ात का मातम करते हुए वो बाकी हर हकीकत, हर रिश्ते को फरामोश कर बैठा था। कुछ देर पहले हावी होने वाला सारा जोश, सारा इश्तियाल, सारी फ्रस्ट्रेशन मिनटों में हवा हुई थी। वह अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा था। और हाँ, एक बात और सालिक साहब, जिस आली का ताना आप मुझे देते रहते हैं और सारी हवेली वाले देते रहते हैं, अगर वो मुझे सगी बहन की तरह समझता था तो मैंने उसे सगे भाई वाला मकाम दिया था।
میں نے یہ اتنے جھوٹ کیوں بولے، اپنی ذات پر کیچڑ کیوں برداشت کیا؟ کاش اس کے متعلق سوچتے، نہ مجھے کل کوئی گہرے مقصود ملا تھا نہ ہی اب ملا ہے، اور جو ملا تھا وہ باہر نکلنے سے پہلے دروازے پر ہی رکتے سب کہہ رہی تھی۔ وہ ایک انکشاف کے بعد دوسرا کر رہی تھی اور سالک کیفیت عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ خیر، میں آپ کو یہ سب کیوں بتا رہی ہوں؟ شاید اس لیے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے پوچھا تھا میں کیا چاہتی ہوں۔ کار سالک صاحب، یہ سوال آپ 8 سال پہلے کرتے، نہ مجھے آپ کی کسی وعدہ افائی سے غرض ہے نہ ہی کسی اور بات سے۔ سر سے لہجے میں اتنا کچھ کہہ کر وہ باہر نکل گئی، پیچھے سالک کو حیران و ششدر چھوڑ کر۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کے سامنے ایک بڑا سا سوالیہ نشان تھا۔ اس کی ذات گہرے بھنوروں میں گم ہونے لگی، ہر طرف ماضی کی فلم چلنے لگی، گزشتہ واقعات ایک ایک کر کے اس کے ذہن کے پردے پر چھانے لگے۔ مگر بابا جانی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو صرف میں جونیئر کیمبرج میں ہوں۔ نو بابا جانی، وہ مجھے پسند نہیں، وہ بھی بہت چھوٹی ہے، مغرور بھی ہے۔ کل ہی لوٹا تھا جب آج صبح ہی بابا جان نے اسے اپنے روبرو طلب کر کے خواہش ظاہر کی، وہ ایک دم ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ مگر ہم زبان دے چکے ہیں، شروع سے ہی ہماری یہی خواہش تھی۔ اسوا بہت اچھی بچی ہے، بس عمر ہی ایسی ہے، کچھ شرارتی سی ہے، پھر وہ سارے گھر کی لاڈلی بھی تو ہے، سو کچھ ضدی اور اکھر مزاج ہے، مگر بدتمیز ہرگز نہیں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اگر تمہیں اس کے چھوٹے اور مغرور ہونے پر اعتراض ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ جائے گی، ابھی تو بچی ہے۔ کون سا بھی ہم تم دونوں کی شادی کر رہے ہیں، بس ایک خواہش ہے، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ میں مرنے سے پہلے تمہاری دلہن دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا آخر میں جذباتی ہو گئے تھے، اعتراض تو اس کے پاس بہت سے تھے، مگر بابا کے سامنے وہ چپ ہو گیا۔ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ بابا جانی نے ہی تو کیا تھا، پہلے بھی اب بھی۔ بچپن سے لے کر اس عمر تک اسے بابا جانی سے خاص انسیت تھی، اس کے لیے ان کا ہر کہا لفظ حرف آخر ہوتا۔ اس کے مزاج، عادات، اخلاق و کردار پر ان کی شخصیت کی گہری چھاپ رقم تھی۔ کبھی بھی اس نے ان کا دل دکھانے اور ان کا حکم ٹالنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اب ان کا حکم وہ عجیب دوراہے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ جس دور میں تھا، من پسند جیون سادی کے خواب وغیرہ کوئی انہونی بات تو نہیں تھی۔ وہ خود بھی کم گو سنجیدہ مزاج، متین سی فطرت کا مالک تھا، بس اس کا آئیڈیل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اب اسوا کا نام سن کر اس کی سوچیں منتشر ہونے لگی۔ وہ قطعی سالک کے لیے موزوں نہ تھی، لیکن بابا جان آج کل بیمار رہنے لگے تھے۔ گزشتہ ماہ ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کی بیک بہت متاثر ہوئی تھی، بیماری نے انہیں بہت حساس بنا ڈالا تھا۔ اب ہر وقت انہیں یہی گمان رہنے لگا کہ کہیں کوئی لمحہ زندگی کی ڈور سے انہیں جدا نہ کر دے۔ سالک ان کی زندگی کی پہلی اور آخری خواہش تھا، اکلوتی اولاد تھا۔ اسوا انہیں شروع سے ہی پسند تھی۔ اب انہوں نے دونوں کے نکاح کے لیے اصرار کیا تو وہ پہلو تہی کی کوئی راہ تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ بہرحال اس حالت میں وہ بابا کو ٹیز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آیا۔ بابا کے کمرے سے نکل کر وہ بھی کوریڈور کراس بھی نہیں کر پایا تھا کہ سامنے ہی وہ آ کھڑی ہوئی، جس کے نام کی کرواہٹ اس کی زندگی میں گھلنے والی تھی۔ ہیلو کزن، مسکراتی آنکھیں، کھلکھلاتا لہجہ۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ اسے اسوا کی یہ بدتمیزی بہت زہر لگتی تھی کہ وہ کوئی حوالہ استعمال کیے بغیر اسے صرف کزن یا سالک کہتی تھی۔ امی جان بتا رہی تھیں کہ آپ رات کو ہی لوٹی ہیں، کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اور اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ اس نے تحمل سے پوچھا تھا۔ لوٹی ہیں؟ بالکل A1، اور اسٹڈی کا پوچھے ہی مت، وہ چل نہیں رہی، دوڑ رہی ہے، ہمیشہ کی طرح ٹاپ آف دی لسٹ میں رہوں گی۔ پر اعتماد لہجہ، بے پرواہ و بے فکر انداز، اپنی جسامت کی وجہ سے اپنی باتوں کے برعکس وہ بہت کم عمر بلکہ کم سن سی بچی ہی لگتی، جبکہ دونوں میں صرف 1.5 سال کا فرق تھا، مگر اس کی نظر میں وہ بچی ہی تھی۔ آپ کو تو آنا ہی نہیں تھا، اگلے ماہ آپ کے امتحان ہونے والے ہیں، پھر اب کیسے آئے؟ وہ آگے بڑھا تو وہ پوچھنے لگی، بلا کی بات ہونی تھی، مجال ہے کسی کو چپ رہنے دے؟ بابا نے فون کر کے بلوایا تھا، وہ بھی ساتھ ہی چل رہی تھی۔ ایک دو دفعہ اس کا کندھا سالک کے کندھے سے مس ہوا، وہ شعوری طور پر 2 قدم مزید آگے بڑھ گیا۔ کیوں؟ سادہ سا انداز تھا، وہ چڑ گیا مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ بس ملنا چاہتے تھے، مختصراً بتایا۔ اتنی جلدی؟ ابھی 15 دن پہلے ہی تو مل کر گئے تھے، وہ حیرت سے کہہ رہی تھی۔ وہ بات کی کھال نکالنے میں ماہر تھی، وہ چپ رہی رہا۔ چلیں اچھی بات ہے، 1-2 دن رہیں گے نا؟ آج کل میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تھوڑی سی ہیلپ کروا دیجیے گا۔ سالک نے جان چھڑانے والے انداز میں فوراً سر ہلا دیا۔ جانتا تھا وہ کتنی ذہین ہے، پڑتی خاک نہیں تھی۔ کیا ہے، کیوں ہے کہ سوال کر کے کہ اسے زج کر دیتی۔ بس اس کی ہیلپ لینا تو ایک بہانہ ہوتا تھا، اصل مقصد تو اسے چرانا ہوتا تھا۔ مگر مجال ہے جو کبھی اس نے اندر کا غبار باہر آنے دیا ہو۔ اوپر سے اسے حویلی کے طور طریقے اور اصولوں کی پاسداری کا ہمیشہ خیال رکھتا تھا، ہر بات میں شائستگی، رواداری، تحمل مزاجی کے وصف کا خیال رکھتا تھا۔ شور شرابے سے سخت نفرت تھی، اور وہ تھی کہ بالکل متضاد تھی۔ شعلہ جو والا، ہر وقت ایک ہنگامہ برپا رکھنے والی، ضدی، اکھر تند خو لڑکی تھی۔ اگر یہ کہا جاتا کہ ایک مشرق اور دوسرا مغرب ہے تو یہ بے جانا تھا۔ وہ واقعی ایسی ہی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر بی بی جان کے پاس آ گیا۔ وہ کچن میں ملازموں سے اس وقت صبح کا ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ بی بی جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو نا، میں سن رہی ہوں۔
انہوں نے اسی مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ یہاں نہیں، میرے کمرے میں چلیں۔ بی بی حیران ہوئی، پھر اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ بی بی جان، میں اسوا سے نکاح نہیں کروں گا، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ اس وقت کمرے میں داخل ہوتی اسوا دروازے پر ہی ٹھٹکی۔ ہیں، کیا کہہ رہے ہو تم؟ بی بی حیران تھی، اتنا مؤدب بیٹا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ بی بی جان، ہم بالکل مختلف ہیں، ہمارے عادات و اطوار، مزاج، سوچ ہر لحاظ سے مختلف ہیں۔ اب بابا جانی کو سمجھائے، وہ مجھ سے میچ نہیں کرتی۔ ایک کزن کی حیثیت سے میں اسے قبول تو کر سکتا ہوں، مگر بیوی کی حیثیت سے قطعی نہیں۔ الجھا ہوا دو ٹوک انداز تھا۔ بی بی جان حیران ہوئی، انہیں اس انکار کی امید نہیں تھی۔ مگر ہم سب کچھ طے کر چکے ہیں، پرسوں تمہارا نکاح ہے، ابھی اسوا کو اس معاملے کی خبر نہیں، مگر تمہارے بابا جانی زبان دے چکے ہیں، تم جانتے ہو انہیں اپنی زبان کا کتنا پاس ہے۔ بی بی جان نے کچھ غصے سے کہا۔ وہ بیچارگی سے دیکھنے لگا۔ زبردستی تو نہیں بی بی جان، بس مجھے اسوا پسند نہیں۔ اسوا دھک سی کھڑی رہ گئی۔ تو پھر کون پسند ہے؟ وہ لڑکی جس کی تصویر تم لائے تھے، وہ جو تمہارے دوست کی بہن ہے؟ بی بی جان پوچھ رہی تھی اور اسوا الٹے قدموں واپس مڑ گئی۔ اب مزید سننا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ نہیں بی بی جان، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے اس انداز میں کوئی بھی پسند نہیں، بس میں ابھی یکسوئی سے پڑھنا چاہتا ہوں، پلیز بی بی جان، وہ تو میری کلاس فیلو ہے، میرے دوست کی بہن ہے، وہ جو تصویر تھی وہ گروپ فوٹو تھی، آپ نہ جانے کیا سمجھ رہی ہیں، اپنے سالک پر ذرا بھی اعتبار نہیں۔ وہ نروٹھے پن سے گویا ہوا۔ بی بی جان کو اس پر ایک دم پیار آ گیا۔ مجھے پتا ہے تم ایسے نہیں ہو، ہم پر بھروسہ کرو۔ مزاج کا کیا ہے، ابھی کون سا ہم شادی کر رہے ہیں، صرف نکاح ہوگا، جب تم دونوں تعلیم سے فارغ ہو جاؤ گے تو شادی بھی ہو جائے گی، درمیان میں اچھا سا وقت، خاصا وقت ہے۔ اسوا کے مزاج میں لاپرواہی کا عنصر غالب ہے، مگر پھوہر اور بدتمیز نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائے گی۔ بی بی جان اسے سمجھا رہی تھی۔ مگر بی بی جان، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ ہم پر اعتبار ہے نا، تو بھروسہ رکھو، ہم والدین ہیں، تمہارے دشمن نہیں۔ تمہارے بابا جانی کی یہ خواہش ہے، زندگی کے اس تکلیف دہ دور میں کیا تم ان کو نامراد کرو گے؟ بی بی جان نے جیسے فرار کی ساری راہیں مسدود کر دی۔ مجھے دنیا میں سب سے بھر کر آپ دونوں پر اعتبار ہے۔ وہ ایک دم جذباتی ہو گیا تھا۔ تو پھر یقین رکھو بیٹے، ہم انشاءاللہ اس اعتبار کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ چپ رہا تھا، مزید بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نکاح کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ بابا جانی تو جیسے ہر شوق پورا کرنا چاہتے تھے، ان کا بس چلتا تو رخصتی بھی کروا دیتے، مگر پھر دونوں کی تعلیم کا خیال تھا۔ دونوں ہی کم عمر تھے، ابھی بہت وقت تھا، ایک دم مطمئن ہو گئے تھے۔ نکاح کے اگلے دن ہی سالک کو واپس جانے کی پڑ گئی۔ ابھی کچھ دن ٹھہر جاتے۔ بی بی جان اس کے بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال بنانے لگا۔ بی بی جان کو 2-3 دنوں سے اس کی خاموشی بری طرح کھل رہی تھی۔ سالک، ناراض ہو؟ کپڑے چھوڑ کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر اتنے چپ کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اتنی پیاری بھولی بھالی ہنس مکھ سی لڑکی تمہارا نصیب بنی ہے۔ وہ اب اسے سمجھا رہی تھی۔ کچھ وقت دیں بی بی جان، پلیز، جب جو اچانک زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہو جائے جو وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تو انسان کا شوق زدہ ہو جانا یقینی ہے۔ وہ کافی ڈسٹرب تھا۔ بی بی جان نے اس کی پیشانی چوم لی۔ ایک دم ہی بہت پیار آیا تھا اس پر۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں اور سکھ دے۔ اسوا اچھی لڑکی ہے، تمہاری ہم عمر ہی ہے، بہت جلد مطمئن ہو جاؤ گے، دیکھ لینا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اتنے یقین سے کہا کہ وہ مسکرا دیا۔ اور وہاں جانے سے پہلے تم ذرا اسوا سے بھی مل لینا۔ وہ دوبارہ کپڑوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس تلقین پر حیران ہوا۔ کیوں؟ وہ بھی تمہاری طرح بڑی جذباتی ہو رہی تھی، پہلے تو مان ہی نہیں رہی تھی، کہتی تھی تم اسے بالکل کزنوں کی طرح ہو۔ راضیہ نے سمجھایا۔ پھر تمہارے بابا جانی نے بھی بات کی تو نہ جانے کیسے راضی ہوئی۔ 3 دن کمرے سے نہیں نکلی۔ نکاح کے وقت بھی بخار تھا، اب تو کچھ دیر پہلے تپ رہی تھی۔ 104 بخار ہے، بی پی بھی بے حد لو ہو رہا ہے۔ تم اسے عقل سے پیدل، احساس سے عاری سمجھتے ہو، دیکھ لو وہ تم سے زیادہ حساس ہے۔ بی بی جان بتا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ بہرحال وہ بیوی سے پہلے کزن تھی، جیسی بھی تھی، سب گھر والوں کی اگر چہیتی تھی تو بری اسے بھی نہیں لگتی تھی۔ اس کی بیماری کا سن کر اس کی سوچ مثبت سمت گھومنے لگی۔ وقت رخصت سب سے ملنے کے بعد وہ اس کے کمرے میں بھی آیا تھا۔ وہ بستر پر بے سود لیٹی تھی۔ چچی جان قریب ہی براجمان تھی۔ اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ حدود کا خاص خیال رکھنے والا بندہ تھا، خاص طور پر اسوا کے کمرے میں بہت کم آتا۔ اب بھی جھجک رہا تھا۔ رک کیوں گئے سالک؟ آؤ، اندر آؤ۔ بے سود لیٹی اسوا نے بھی آنکھیں نیم وا کر کے اسے دیکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ بی بی جان ذکر کر رہی تھی کہ اسوا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں واپس جا رہا تھا، سوچا طبیعت پوچھ لوں۔ وہ وضاحت پیش کر رہا تھا۔ چچی جان مسکرا دی۔ بس شاید موسم کا اثر ہو گیا ہے، 104 بخار ہے، بلڈ پریشر کا تو پوچھو ہی نہیں۔ میں حیران ہوں، اس عمر میں لو ہے۔ اسوا کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہ مشکل نظریں ہٹا سکا۔ زرد زرد سا مزمل چہرہ نہ جانے کیوں دل کے بہت قریب لگ رہا تھا۔ شاید رشتہ بدلا تھا اس لیے۔ اسے نہیں علم کہ اسوا کبھی بیمار بھی ہوئی ہو۔ پہلی دفعہ اسے بخار نے آ لیا تھا۔ سبھی پریشان متفکر تھے۔ بی بی جان نے جو وجہ بتائی تھی وہ بھی نظر انداز کی جانے والی نہ تھی۔
सो रही है उसवा। उसकी पलकें लरस रही थी मगर आंखें वार करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसने चची जान से पूछा था। शायद थोड़ी देर पहले तो जाग रही थी। चची खाम खा शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, मेरी तरफ से ज़रूर पूछिएगा। वो अपनी रवादारी और शाइस्तगी की बदौलत सारे ख़ानदान में सराहा जाता था, अब भला क्यों ना करता। चची जान ने सर हिलाया। वो बाहर निकला तो चची जान भी उसे गाड़ी तक छोड़ने बाहर तक आई। बाकी लोगों से वो मिल चुका था। उसके कमरे से निकलने के बाद उस्मा ने आंखें खोली। आंसू के तार दर के तार रुखसारों पर बहते चले गए। दिल की अजीब सी हालत हो रही थी। हर बात अपने इख्तियार से बाहर महसूस हो रही थी। यूँ लग रहा था चंद दिन पहले तक ज़िंदगी बहुत हसीन थी, अब अचानक की सारी रौनक, सारी खुशियाँ कहीं खो गई हैं। ज़िंदगी से एकदम जी उचाट सा होने लगा था। वो हॉस्टल में था जब बीबी जान का फ़ोन आया। तुम्हारे बाबा जानी की तबीयत सख्त ख़राब है, जल्दी आने की कोशिश करो। चचा जान की इतला ने उसके असाब पर बम फोड़ा था। अब बार बार छुट्टियां लेना भी मुश्किल था, मगर वो मजबूर था। जैसे तैसे करके छुट्टियां लेकर वो हवेली पहुंचा तो वहाँ एक कोहराम बढ़ पड़ा था। उसके आने से पहले ही बाबा जानी उसे छोड़कर चले गए। बीबी जान पर एक सख्ता सा तारी हो गया था। सारी हवेली जैसे तूफान की जद में आ गई। अपने हाथों से उसने बाबा जानी को लहद में उतारा। फिर कितने दिन इसी खामोशी में गुजर गए। चची जान की बड़ी बेटी मुंतहा जो पुप्पो के घर ब्याही गई थी, वो भी यहीं थी। उस वक्त चचा जानी चची जान सभी गमजदा थे और वो था कि खुद तनहा से तनहा होता जा रहा था। हर लम्हा यूं ही लगता कि जैसे उसका सबसे कीमती सरमाया कहीं खो गया हो। उसे चाय की तलब थी। सिराज बाबा को कहकर वो सोफे पर आ बैठा। अभी उसे बैठे चंद पल ही गुजरे थे जब उसवा भी उधर आ गई। न जाने क्या बात थी, चेहरा आंसुओं से तर था। वो इधर उधर देखे बगैर कोने में कुशन पर जा बैठी। घुटनों में सर दिए वो न जाने किसका गम बना रही थी। निकाह के बाद तो उसे दूसरी दफ़ा देख रहा था। बहुत कम वो उसके सामने आई थी। पहले वाली कोई बात ही नहीं रही थी उसमें। ऊपर से बाबा जानी का दुख। उसे इल्म था वो बाबा जानी से बहुत प्यार करती थी, चचा जानी से भी बढ़कर, और बाबा भी तो उस पर जान देते थे। वो उठकर उसके करीब आ गया। न जाने क्यों उसका रोना दिल को मुस्तरिब किए दे रहा था। उसवा उसकी पुकार पर उसने एकदम सर उठाकर उसे देखा, फिर अपने दुपट्टे से चेहरा खुश्क कर लिया। क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसका लहजा बहुत नर्म और मोहब्बत लिए हुए था। नहीं, कोई बात नहीं। वो उठ खड़ी हुई, पीछे की तरफ कदम बढ़ाते वो कुछ फासले पर हो गई। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मुझे नहीं इल्म था आप यहाँ हैं। न जाने उसके लहजे में क्या था, तंज, तहकीर, बेबसी या गम की कैफियत। वो ठटके बगैर न रहा था। वो रुख बदल गई, फिर तेज तेज कदम उठाती कमरे से निकल गई। तुम क्या जानो, डिस्टर्ब तो मैं वाकई हो गया हूँ। तुम बाबा जाने की बहुत चहीती थी और अब बलब भी क्या था, नजरें दरवाजे पर ही जमाई रखी। हत्या के सिराज बाबा चाय लेकर आ गए। जिंदगी गुजरने लगी थी। उसवा के लिए उसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मगर वो बहुत हदूद का ख्याल रखता था। कभी आगे बढ़कर उसवा की खैरियत दरियाफ्त नहीं की थी, कभी उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की। वो दस्तूर वाला बंदा था। उसकी तबीयत इन्हीं खतूत पर हुई थी। वो हर रिश्ते को इज्जत और एहतराम देता था, फिर मोहब्बत करता था। वो नहीं जानता था कि उसवा के दिल में उसके लिए क्या एहसासात हैं। बस वो इससे मोहब्बत करने लगा था। निकाह के बोल दिलों में उनसियत पैदा कर देते हैं। सो उसका दिल भी उसवा के नाम पर धड़कने लगा। वो उसकी थी, उसके निकाह में थी। जानता था वो जब चाहेगा रुखसती करवा लेगा। इससे पहले वो तालीम हासिल करना चाहता था। शुरू में उसवा उससे कतराती रही, मगर फिर रफ्ता रफ्ता जैसे उसने भी उस ताल्लुक को कबूल कर लिया, वो पहले ही की तरह हो गई। शोहो चंचल, अखड़ी, ज़िद्दी, बल्कि अब तो उसके अंदर कुछ और भी वस्फ पैदा हो गए थे। तंज और इस्तेहज़ा उसका सामना होता तो हर बात तंज से शुरू होकर तंज पर ख़त्म होती थी। कभी वो हैरान होता और कभी चिढ़ जाता था, मगर कभी मसमी अंदाज में नहीं सोचा। हाँ, उसे उसके मिजाज की लापरवाही और ज़िद्दी उखड़ी तबीयत सख्त नापसंद थी। उसकी ख्वाहिश थी कि रुखसती से पहले वो अपने आप को चेंज कर ले। इसलिए दबे दबे लफ्ज़ों में वो अक्सर बीबी जान, चची जान और मुंतहा से भी कह चुका था। वो सब उसे समझाती थी, मगर वो भी न जाने किस मिट्टी से बनी हुई थी कि पहले से ज़्यादा खुदसर बनती जा रही थी। खुद से वो कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता था और उस वक्त जैसे उसकी परवाह ही नहीं थी। वो ऐसा क्यों कर रही है, वो समझने से कासिर था। और फिर वक्त कुछ और गुजरा। एफए के बाद उस्मा ने सारी हवेली वालों को जिज करके रखा था। एफए में उसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी। उसने फिर टॉप किया था, इसलिए वो बजिद थी कि लाहौर जाकर हॉस्टल में रहकर मजीद तालीम हासिल करेगी। करीबी कॉलेज सिर्फ एफए तक का था, जबकि उनके ख़ानदान में प्राइवेट आला सतह पर तालीम हासिल करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। मगर औरजात का हॉस्टल में जाकर पढ़ना सख्त मायूब समझा जाता था। इन दिनों वो आला तालीम के लिए बाहर जाने की तगदो में था, कागजात बना रहा था। हवेली की ख़वातीन ने उसे उसवा की जिद से कतई बेखबर रखा हुआ था। वो नहाकर बाहर निकला तो अपने कमरे में उसवा को देखकर चौंका। अपनी हुलिया का एहसास होते ही उसने फ़ौरन बेड से कपड़े उठाए। एक नापसंदीदगी की नज़र उसवा पर डाली, जो शायद आई ही इसी मकसद के लिए थी कि उसे जिज करे। किसी के कमरे में
आकर बैठने का ये कौन सा तरीका है। माना कि उन दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता था, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि यूं कमरे में आ जाती। उसका दिल उसकी तरफ से बदगुमान हुआ। किसी के क्यों, मैं अपने शोहर के कमरे में इसके बेड पर बैठी हूँ। ऐसी कौन सी मायूब हरकत की है। तुर्की ब तुर्की जवाब मिला। लहजा तंजिया था, आंखों में शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसे अफसोस हुआ। उसवा, वो टोक गया। वो इस वक्त बात खाउन में मुलबूस था। बगैर उसको कुछ कहे दोबारा बाथरूम में घुस गया। शलवार कमीज पहन कर आया तो वो इसी तरह रिलैक्स मूड में बेड के क्राउन से टेक लगाए उसी की मुंतजिर थी। मुझे आपसे बात करनी है। हाकमाना अंदाज था। सालिक चुप रहा, टावल से बाल खुश्क करते उसे सिर्फ देखा। ये लड़की सुधरने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ये सालिक की ज़ाती राय थी। मैं मज़ीद पढ़ना चाहती हूँ, लाहौर जाकर हॉस्टल में रहकर। वह हैरान होकर देखने लगा। पढ़ने पर नहीं, लाहौर जाकर हॉस्टल में रहकर पढ़ने पर हुआ था। वो जानता था इस वक्त अगर कमरे में यहाँ आई है तो कोई छोटी बात नहीं होगी। एक गहरी सांस ली। तुम मुझे इतला दे रही हो कि इजाज़त मांग रही हो। टावल एक तरफ फेंक कर वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। गहरे आतिशी लिबास में वो खुद भी आग की तरह दहक रही थी। सालिक की आंखों में रंग से उतरने लगे, मगर उसके अल्फाज सुनकर उसका दिमाग भग से उठ गया। दोनों ही नहीं, सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि इस हवेली के मर्द जब हर अय्याशी अफोर्ड कर सकते हैं, खुद बाहर जाकर पढ़ते हैं, तो फिर इस हवेली की औरतों पर पाबंदी क्यों। वो सवालिया निशान बनी जवाब की मुंतजिर थी। सालिक बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठते इश्तियाल के लावे पर काबू पा सका। ख़ास तौर पर अय्याशी के लफ्ज़ पर दिमाग घूम गया। दरपरदा वो क्या कहना चाह रही थी, किसे कह रही थी, वो बखूबी समझ गया था। उसवा, हद होती है, कुछ कहते हुए लफ्ज़ों के चुनाव का ख्याल किया करो। वो सिर्फ यही कह सका। एकदम मुश्तिल हो जाना उसकी नेचर नहीं थी। अब भी बर्दाश्त कर गया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। जब आप बाहर जाकर पढ़ सकते हैं तो मैं तो सिर्फ इस मुल्क में रहकर पढ़ना चाहती हूँ। फिर बाबा जानी और अम्मी जान दोनों मुझ पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं, जब सब जानते हैं मैं जो एक दफ़ा सोच लेती हूँ वो करती भी हूँ। सब मेरी फितरत से वाकिफ़ हैं। अगर मुझे खुद इजाज़त नहीं देंगे तो मैं दरमियानी रास्ता निकाल लूँगी, मगर यूँ छुप कर नहीं पढ़ूँगी। और वो दरमियानी रास्ता क्या हो सकता था, वो बखूबी समझ रहा था। वो ऐसी ही ज़िद्दी थी, कुछ भी कर सकती थी। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो, उसने आराम से पूछा। कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना बावर करवाना चाहती हूँ कि मैं उसवा हूँ, कोई कैदी या बेजान मौजूद नहीं। ये ज़िंदगी मेरी है, इसे अपनी मर्ज़ी से गुजारूंगी। किसी की खातिर खुद को बदल नहीं सकती। आपको गवारा है तो ठीक, वरना। इस वरना के आगे क्या था वो ये भी समझ गया। दिल तो चाहा कि खूब सुना दे, मगर दिल किसी काम का नहीं रहा था, जो उसे देखते ही हर बात भूल जाता था। अगर कुछ रात रहता था तो वो उसवा का नाम होता था। और हाँ सालिक साहब, मैं अपनी ज़ात में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। आपके पास चॉइस है, मैं कभी आपकी मजबूरी नहीं बनूंगी। और यही ख्वाहिश मेरी भी है कि कभी राह में आप भी मेरी राह में कभी हायल नहीं होंगे। वह दरवाजे के पास रुक कर कहते अपनी बात करके कमरे से निकल गई। सालिक की ज़ात ज़लज़लों की जद में छोड़े। वो जानता था उस रवैयों ने उसे महसूस करवा दिया था कि निकाह के लफ्ज़ एक के दिल में एक जैसे जज्बात पैदा करने का सबब नहीं बनते। वो जानता था वो उसे नापसंद करती है। उसके तंजिया रवैये, काटदार जुमले उसे ये बावर करवाने को काफ़ी थे, मगर इस हद तक वो उसकी ज़ात की नफ़ी कर जाएगी उसे उम्मीद नहीं थी। उस वाक़े मुतल्लिक दिल में जो चंद खुश फहमियाँ बरकरार थीं, इस गुफ्तगू के बाद वो भी अपनी मौत आप मर गईं। उसके मुतल्लिक नापसंदीदगी में मज़ीद इजाफा हो गया था। सालिक ने चचा जान से बात की और उन्हें उस वाक़े लाहौर जाकर पढ़ने पर राज़ी कर लिया। वो शोहर था, उसे कोई इतराज़ नहीं, तो भला वो क्या कहते। उसका एडमिशन सालिक ने खुद करवाया। हॉस्टल में रहने का भी बंदोबस्त हो गया तो वो अपने काम निपटाने में लग गया। उस वाला लाहौर चली गई तो वो भी न्यूयॉर्क आ गया। सभी अक्सर बेशतर फ़ोन करते रहते थे, सिवाय उसवा के नाम का दर्द अब उसे मुस्तकिल लाहक रहने लगा था। घर वालों से ख़ास तौर पर बीबी जान से उसकी खैरियत की इत्तला मिलती रहती थी। वक्त गुजरने लगा। इसी भाग दौड़ में 3 साल गुजर गए। पहले साल छुट्टियों में वो 1 माह के लिए पाकिस्तान गया था, फिर दोबारा नहीं गया। इस दफ़ा छुट्टियाँ हुई तो वो बगैर इत्तला के पाकिस्तान पहुँच गया। उस्मा ने ग्रेजुएशन के बाद एक दफ़ा फिर अपनी मनमानी करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। वो हवेली पहुंचा तो सभी खुश हुए। उस्मा लाहौर में ही थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती थी। घर वालों ने उसे फ़ोन करके उसकी आमद की इतला दे दी थी, मगर वो सख्त दिल कठोर लड़की नहीं आई। ड्राइवर लेने गया तो उसने आने से इनकार कर दिया और उसे वापस भेज दिया। सालक को दुख तो बहुत हुआ, मगर बर्दाश्त कर गया। चचा जान को लाहौर में कुछ काम था, मंडी में फसलें भिजवाई थीं, बगात की फसल भी भेजनी थी। वो जा रहे थे, उसने उन्हें मना कर दिया और खुद चला आया। सारा काम निपटाने के बाद वो एक होटल में बैठा चाय पी रहा था, जब 5 स्टार होटल में एक खुश शक्ल डिसेंट से लड़के के साथ एक और लड़की की मौजूदगी में उसवा दाखिल हुई। चादर अभी भी उसने ओढ़ी हुई थी, मगर वो मुसलसल किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। वो तीनों चलते हुए उसके अकब में रखी टेबल पर आन बैठे। उसवा, देख लो, ये आली किसी दिन ज़रूर मुझसे पिटेगा। वह दम साधे सांस रोक के बैठा था जब दूसरी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। उसवा ने उसे बिल्कुल नहीं देखा था, क्योंकि उसकी कुर्सी की पुश्त सालिक की पुश्त की तरफ थी।
आली मत तंग करो ना इसे, ये उसवा की आवाज़ थी जो वो लाखों में भी पहचान सकता था। मैडम हम आपको तो कुछ नहीं कह रहे, आपके लिए हमारे दिल में जो मोहब्बत है, ये मोहतरमा उससे जेलसी फील कर रही हैं। ये उस लड़के की आवाज़ थी। जवाबन उसवा की हंसी सुनाई दी। तुम भी बस ना। क्यों मोहतरमा कहकशा साहिबा, गलत कह रहा हूँ मैं क्या? मैं मोहब्बत नहीं करता उसवा से। कर सकती हो तुम मुझे चैलेंज? वो दूसरी लड़की से मुखातिब हुआ। सालक के लिए बर्दाश्त मुश्किल हो रही थी। उसे लग रहा था अगर उस लड़के ने मजीद कुछ और बकवास की तो वो उसका गिरबान पकड़ लेगा, मगर वो बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर रहा था। हाँ हाँ मैं समझती हूँ तुम्हें भी, और तुम्हारी इस मादाम को भी। देख लेना तुम दोनों कैदों का किरदार ना अदा किया तो कहना। बड़े आए मोहब्बत करने वाले दो वफाकी दिल। वो लड़की लड़ रही थी। हाँ हाँ हाँ, लड़के के कह बेख्तियार थे जिनमें असवा की हंसी भी साफ सुनाई दी। हाँ करते हैं हम मोहब्बत असवा। वो गाना क्या है? हाँ याद है, अगर दो दिल मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। अगर दो दिल। सालक के लिए अब ये सब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था, मगर इस वक्त सोचने समझने की सारी सलाहियतें मफकूद होती जा रही थीं। खड़ी होकर उसने अपना रुख उस टेबल की तरफ किया। वेटर। वेटर जो इस टेबल पर खाना सर्व कर रहा था, जब उसने पुकार लिया था उसकी आवाज़ थी या यूं ही उसवा ने पलट कर उसे देखा। वो आंखों में नफरत ही नफरत लिए देख रहा था। नज़रें घूर रही थी। वेटर फ़ौरन उसकी तरफ आया। ये बिल उठा लेना, वेटर को कहकर एक आखिरी हिकारत भरी नज़र उसवा पर डालकर वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। उसवा जो सूरत हाल समझ भी नहीं सकी थी, उसी रुख बैठी रह गई। हेलो मैडम, तुम्हें क्या हो गया? कोई सांप सूम गया है या कोई जिन बिन देख लिया है? मेरा ख्याल है जिन ही देख लिया है। प्लीज़ उसवा डियर सिस्टर, मुझे भी तो जिन दिखाओ। रियली मैंने पहले कभी जिन नहीं देखा। वो सीधी हो गई थी। मुसलसल जहनी रो बहकी हुई थी, जबकि आली मुसलसल बकवास कर रहा था। ये यहाँ क्या कर रहे थे? वो एक ही सिम सोच रही थी। अगर देख ही लिया था तो मिल भी लेते। मगर खैर मुझे क्या, मैं कौन सा उन्हें पसंद हूँ? ऊपर से इस कदर आज़ादाना माहौल में आली और कहकशां के साथ देखकर जल भुन ही गए होंगे। वो बहुत मनफी होकर सोच रही थी। कल से लेकर बाबा जानी के कई फ़ोन आ चुके थे कि वो कब आ रही है। ड्राइवर उन्होंने कल ही भेज दिया था। उसकी अहम असाइनमेंट थी, अगर फिक्र ना होती तो फ़ौरन चली जाती। और असाइनमेंट जिन प्रोफेसर साहब की थी वो तो बेइज्जती करने में माहिर थे। वो सिर्फ असाइनमेंट जमा करवाने को रुकी थी। प्रोफेसर साहब का चौथा पीरियड था। असाइनमेंट जमा करवा के वो फ़ौरन गाड़ी में आ बैठी। वैसे तो एक गाड़ी बमा ड्राइवर हर वक्त उसके साथ होती थी, मगर जब कभी गाँव से स्पेशल बुलावा आता तो गाड़ी भी स्पेशल ही आती थी। गाँव पहुंची तो बीबी जान और अम्मी जान सभी खुश हुए। अलबत्ता बाबा सर से अंदाज में मिले थे। सालिक कहीं दिखाई न दिया। सारा दिन सुकून से गुजरा, मगर रात बाबा जान ने उसे जो हुक्म सुनाया वो साकत सी रह गई। अब तुम लाहौर नहीं जाओगी, मैंने तुम्हारी रुखसती की तारीख फिक्स कर दी है। सालिक बहुत कम छुट्टियों पर आया है, उसे वापस भी जाना है। मैं अब इस जिम्मेदारी से अब सुबकदोश होना चाहता हूँ। खाने के टेबल पर सभी थे। सालिक भी था। बड़े सर से अंदाज में बैठा हुआ था। इस इंकशाफ पर भी उसने सर नहीं उठाया। यूँ लग रहा था जैसे वो पहले से बाखबर, जबकि चची जान और बीबी जान दोनों हैरान हुई थी। मगर बाबा जानी, मेरा लास्ट ईयर है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? एक हफ्ते बाद मेरे सेमेस्टर टेस्ट होने वाले हैं। सालक अब भी चुप था, जैसे चुप छा कर रोज़ा रखा हुआ। बीबी भी कुछ उलझ गई थी। ना कोई मशवरा ना कोई सलाह, एकदम ये फैसला। ऊपर से सालक की खामोशी। बस बहुत कर ली पढ़ाई तुमने। मुंतहा को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो कल पहुँच जाएगी। आप सब ख़वातीन मिलकर शादी की तैयारी आसानी से कर लीजिएगा। अब इनका इशारा राजिया और बीबी जान की तरफ था। मगर इतनी जल्दी? अभी सालक माशाल्लाह पढ़ रहा है, उसवा भी उलझी हुई है, बाद में सहूलत से काम हो जाएगा। बीबी जान ने कहा। नहीं भाभी बेगम, जब सहूलत से काम होगा ये लड़की हमारी इज्जत का बट्टा लगा चुकी होगी। मैं कुछ नहीं देखूंगा, बहुत कर ली इसने अपनी मनमानी, अब सिर्फ रुखसती होगी। मगर बाबा जानी ने कुछ भी ना कहते हुए उसे बीच चौराहे पर ला खड़ा कर दिया, और सालक उसकी नज़रें बेख्तियार उस पर उठ गई। चंद दिन पहले उसे जो नज़रें दिखाई दी थी वो तब समझ नहीं सकी थी, मगर अब सालक की आंखों में वाज़े लिखा शक उसे अपनी मौत आप मार गया था। नहीं बाबा जानी नहीं, वो अपनी बेगुनाही में कुछ भी नहीं कह सकी थी। इंतहाई बेएतबारी से सबको देखेगी। कैसे यकीन कर ले? ये जो इतने प्यारे रिश्ते थे, जिनके बारे में उसे यकीन था कि वो उस पर उंगली नहीं उठा सकेंगे, वो उसको शक की नज़र से देख रहे थे। और ये शक की मार इतनी अजियतनाक थी कि अपना जिसम नीलो नील होता महसूस हुआ। दिल तो चाहा कि चीख चीख कर कहे वो सब गलत है, उनकी सोचें गलत हैं, वो बिल्कुल बेगुनाह है। वो शख्स जिसे उसके साथ मंसूब किया जा रहा है वो तो उसे भाइयों की तरह अजीज़ है। मगर एक लफ्ज़ भी ज़बान से न निकाल सकी। सिर्फ नफ़ी में सर हिलाती भागते हुए कमरे में जाकर बंद हो गई। एहतजाज, झगड़ा, भूख हड़ताल, अपना हर हर बा उसने इस्तेमाल कर देखा था, मगर बाबा जानी का फैसला नहीं बदला। वो यूं बेमौत नहीं मरना चाहती थी। झोली तो उसकी पहले ही खाली थी। कासा दिल में एक फूटी कोड़ी भी न थी, मगर वो जिस्मानी तौर पर भी खाली होने को तैयार नहीं थी। ख़ास तौर पर सालिक के नाम पर तो कभी भी नहीं। सालिक के नाम से उसे एक नफरत सी महसूस होने लगती थी, गुजार के सारी ज़िंदगी।
बीबी जान, अब बाबा जानी को समझाए, मैं मर जाऊंगी, यूं नहीं करे। उस दिन बीबी जान उसके कमरे में आई तो वो उसके उनके पाँव पड़ गई। बीबी जान एकदम तड़प उठी। ये नाजुक लड़की उन्हें बेहद अजीज थी। उसका यूं तड़पना रोना देखा नहीं जा रहा था। एकदम उसे उठाकर सीने से लगाया। अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन, सिर्फ शादी ही तो हो रही है तुम्हारी। उन्होंने उसके लंबे स्याह बिखरे बाल कानों के पीछे उड़ से थे। बीबी जान, नहीं, मैं मर जाऊंगी, सच्ची में मर जाऊंगी। मैंने जैसे तैसे इस निकाह को कबूल कर लिया, मगर ये शादी। बीबी जान, मुझे सिर्फ पढ़ना है। इधर बैठो, ये पानी पियो। उन्होंने उसे बिस्तर पर बिठाया था। पानी पिलाया तो उस वक्त को कुछ सुकून मिला। वो लड़का कौन था? बीबी जान ने पूछा था। वो साकित रह गई। बीबी जान, आप भी? वो यकीन करने को तैयार न थी। बीबी जान नजरें फेर गई। क्यों बताऊं कौन था वो लड़का? कोई भी हो, मगर आपके लिए इतना ही काफ़ी है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। अब उसे जो भी मायने पहनाए मुझे गर्ज नहीं। वो एकदम तैश में आकर कहती गई थी। उस वक्त अपना कोई होश नहीं था। जाएं आप यहाँ से, मुझे पैदा करने वाले मुझे न समझ सके। आप तो फिर उस शख्स की माँ हैं जिसने मुझे देखा था एक गैर मर्द के साथ। जाएं यहाँ से, प्लीज़ चली जाएं मेरी नज़रों के सामने से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। वो अपने होशो हवास खोने लगी। एकदम चीखते हुए कह रही थी। बीबी जान डर गई, फ़ौरन बाहर निकल गई। वो सालिक से एक दफ़ा मिलना चाहती थी, उससे अपना कसूर पूछना चाहती थी। अगर इस हद तक नफरत करता था तो दरमियान में ये ताल्लुक़ न बनाता। न जाने कहाँ होता था, किसी को कुछ इल्म भी नहीं था। वो रात देर तक इंतज़ार करती रही। आखिरकार वो घर आ ही गया। वो कमरे से बाहर निकल आई। वो ऊपर जा रहा था। कुछ देर खड़ी रही, फिर सोच कर आगे कदम बढ़ाए। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हो गई। वो सोफे पर बैठा पानी पी रहा था। उसे देख कर ठटका। तुम इस वक्त रात के 2 बज रहे थे और वो उसके कमरे में बिला झिझक आ गई थी। अब की दफ़ा उसे उसकी ये हरकत हमेशा से ज़्यादा बुरी लगी। हाँ, मैं कोई वजाहत पेश करने नहीं आई और ना ही तुमसे कोई भीख मांगने आई हूँ। बस अपना हक मांगती हूँ। मुझे तलाक चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ तलाक। चट्टाख। इससे पहले कि उसका लफ्ज़ मुकम्मल होता, सालक का हाथ उसके रुखसार पर अपने निशान छोड़ गया। वो नाजोपली लड़की थी, ज़रा से दर्द पर सारी रात बेचैन रहती। अब सिसक उठी। बकवास नहीं करो। मैंने हमेशा तुम्हारी बदतमीज़ी को नज़रअंदाज किया है, तुम्हारी हर बकवास को चुप होकर सुना है, अब नहीं। वो पहली दफ़ा अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। वो रुखसार पर हाथ रखे उसे देखेगी। ना ही कोई आंसू बहा, ना ही दर्द जागा। बस एक सिसकी खारिज हुई, फिर लब दांतों तले दबा लिए। इतनी सख्ती से कि खून निकलने लगा। मैं बकवास नहीं कर रही। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। मुझे वाकई तलाक चाहिए। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं उस हवेली से भाग जाऊंगी। वो नफा नुकसान की तमीज़ किए बगैर सिर्फ और सिर्फ उसे सुना रही थी। बगैर डगमगाए ये लड़कर आए। वो उसकी इस जुर्रत पर उसे देखता रह गया। जिस लड़के के साथ मुझे होटल में बैठे देखा था ना, वो मेरा क्लास फेलो है। आली, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। सालक को लगा उसके कानों में किसी ने सीसा उंडेल दिया हो। बेगैरती की इंतहा थी या बर्दाश्त की कि सब सुनकर भी वो अपने उठे हाथ को पहलू में गिरा गया। दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, प्लीज़ गेट लॉस्ट। वो हलक के बल चीखा था। वो पुरसुकून खड़ी रही। वो जब्त करते करते निढाल होने लगा। प्लीज़ उस्फा, जाओ यहाँ से, प्लीज़ जाओ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो वो होगा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। तुम्हारे मर जाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? वो जालिम थी या एहसास से अरी वजूद? सालिक देखे क्या? इसे धमकी न समझना। तुमने अगर मुझे तलाक न दी तो मैं चली जाऊंगी कहीं भी, मगर तुम्हारी खलवतगाह की जीनत बन के तुम्हारे किसी इंतकामी हिस्स की तस्कीन का बाइस नहीं बनूंगी। तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। नफरत और हकारत से कहकर उसे देखते वो कमरे से निकल गई। सालिक बेड पर गिर गया। सालिक, ये सब क्या हो रहा है? बीबी जान बहुत परेशान सी थी। वो मुस्कुराया। सिर्फ खाली खुली हंसी थी, भरम खोती हुई। अब शायद सारी उम्र यही हंसी रहनी थी। उसवा मर जाएगी। तुम अगर उसकी हालत देखो तो परेशान हो जाओ। 5 दिन से वो कमरे में बंद है, ना किसी से बोलती है ना किसी से बात करती है। अब तो रोती भी नहीं। बीबी जान रोने लगी थी। बीबी, वो कहती है उसे तलाक चाहिए। वो शादी करना चाहती है उसी लड़के से जिससे वो मोहब्बत करती है। वो सर झुकाए बता गया। बीबी जान ने सीने पर हाथ रख लिया। आपने कहा था ना बीबी जान, वो सुधर जाएगी, मगर वो नहीं सुधरी। मेरी ज़िंदगी को अपने नाम का रोक लगा गई है। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। मैं तो बस उसे खोना नहीं चाहता। चचा जान से फ़ौरन रुखसती की बात की थी। क्या इल्म था वो मुझसे हकीकत उगलवा लेंगे। बीबी जान, अब सब रोकना नामुमकिन है। ये चचा जान की ज़िद बन गई है। इसका कोई हल भी है? कितने पल खामोशी से सिरक गए। तब बीबी जान ने लब कुशाई की। हाँ है, अगर उस वक्त थोड़ी देर इंतज़ार कर ले, मैं उसे तलाक दे दूंगा अगर वो मान जाए, वरना चचा जान उसे मार देंगे, मगर शादी मुलतवी नहीं करेंगे। बाद में वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं मामला हैंडल कर लूँगा। वो सोच सोच कर कह रहा था। बीबी जान फूट फूट कर होने लगी। वह खामोशी से कमरे से निकल गया। फिर सब कुछ बहुत आनन फानन हुआ। बीबी जान ने बड़ी मुश्किल से उसवा को राज़ी किया। मिन्नतों से, खुशामद से, मान से, धमकी से, मोहब्बत से। आखिरकार वो हार ही गई। रुखसती पर आमादा हो ही गई, सिर्फ इस वादे पर कि फिर वो जो चाहेगी वही करेगी, किसी की कोई बात नहीं मानेगी। और बीबी जान ने उसकी बात मान ली थी। सालक को भी
समझा रही थी और अब उसे भला क्या चाह रही थी जिंदगी से, उसवा से। वो हुजला रूसी में पहुंचा तो वो सर तक चादर ताने सो चुकी थी या सोने का मुजाहरा कर रही थी। वो जान ना सका, वो इस लड़की को कभी भी नहीं समझ सका था। दिल तो अपना भी खाली हो चुका था। वो दिल जहाँ उसकी मोहब्बत से हर सू रोशन रोशन था, अब वहाँ वीराने डेरा जमा कर बैठे थे। कोई हसरत, कोई ख्वाब, कोई ख्वाहिश नहीं थी। उसकी गैरत मर्दाना ना बुरी तरह पमाल की गई थी। अगर बीबी का एहसास न होता तो वो वाकई उसे अब तक अपनी ज़िंदगी से अलहदा कर चुका होता। वह सब कुछ यूँ करना चाहता था कि इस लड़की को माशरा रद्द ना करे। एक नज़र उसवा के सोए हुए वजूद पर डालकर वो बाथरूम में घुस गया। मैं साले को निसुल जमान हूँ, उसवा कमर जमान का शोहर। वो इस खूबरू डिसेंट से खूबरू नौजवान के साथ खड़ा था। ओह, आप उसवा के शोहर हैं, रियली बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बैठे, मैं आली हूँ। वो आ क्यों नहीं रही? मेरे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, वरना अब तक ज़रूर आ चुका होता आपके गांव। वो बतौनी था। सालक कुर्सी पर बैठ गया। वो यूनिवर्सिटी आया था, लोगों से पूछते वो मुश्किल उस तक पहुंचा था। उसकी शादी हो गई थी, इसलिए ना आ सकी, उसने बताया, मगर अली के रवैये पर उलझ गया। और अली, बहुत मुबारक हो। वैसे बड़ी बेवरवत है आपकी मिसेस, डोंट माइंड, क्योंकि उसने हमसे वादा किया था किसी को बुलाए ना बुलाए अपनी शादी में मुझे और कहकशां को ज़रूर बुलाएगी। बड़ा भाई भाई कहती थी, जाकर भूल ही गई कि यहाँ कोई भाई भी है जो इसकी फ़िक्र में दुबला पतला हो रहा है। उसके अल्फाज सालक को हैरान किए दे रहे थे। उसके अपने शकूक अलहदा उसका मुँह चिरा रहे थे। और उस्मा ने जो कहा था वो साकित सा देखे गया। क्या वो सब झूठ था? वैसे आपको उसने सिफारिश के लिए भेजा होगा, मगर जाकर बता दीजिएगा मैदाम को कि मैं और कहकशा उसे इस बेईमानी पर बल्कि बेवफाई पर कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो कह रहा था। सालक अपनी ही नज़रों में गिरता जा रहा था। बड़ी उनसियत है आप दोनों में। उसवा बहुत जिक्र करती है आपका, कुछ तो कहना था उसे, अब कैसे बताता उसे किन हवालों से याद करती है, लहजे में कितनी नफरत होती है। जी हाँ, आला किस्म की मोहब्बत है हमें। सारी यूनिवर्सिटी वाले जलते थे हम दोनों से। दरअसल उसवा का कोई भाई नहीं और मेरी कोई बहन नहीं। एक थी, उसका नाम भी उसवा था, मगर बचपन में इंतकाल कर गई। मुझे बड़ी हसरत थी किसी बहन की। उसवा को देखा तो यूँ लगा मुझे उसवा मेरी बहन मिल गई है। मैंने ही दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था, वरना उसने कभी यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से बात तक नहीं की। सब लड़के जलते थे मेरी और उसकी दोस्ती से, बल्कि बाज़ लोग तो उसे गलत नज़रों से भी देखते थे। मगर हमारे दिलों में कोई खोट नहीं, ये हम जानते हैं। यह हमारा अल्लाह, वो और भी न जाने क्या क्या कह रहा था। उस वक्त तो मुझे बिल्कुल सगी बहन की तरह अजीज़ है। उसकी शादी में ना आ सका और उस बेवफा भी नहीं ही बुलाया। सारी उम्र नाराज़ रहूँगा मैं उससे। सालक चौंका, एहसास ज़्यादा आगे बढ़ता ही जा रहा था। ये क्या कर दिया मैंने? कुछ वक्त उसके साथ गुजारने के बाद वो जब लौटा तो एक पछतावा उसके साथ था। वो तो आज उसवा की खातिर उस आली से मिलने आया था, इसलिए कि वो दोनों के दरमियान से निकलना चाहता था बड़ी खामोशी के साथ, मगर उससे पहले वो दोनों तरफ के रास्ते साफ करना चाहता था। लेकिन किस्मत, उसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। वो वापस जा रहा था। पिछले दिनों घर में जो खराबी पड़ी रही थी उसकी बदौलत अब उसका यूं जाना सबको ही गमज़दा कर रहा था। उस वक्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ना ही उसके यहाँ रहने से, ना ही कहीं चले जाने से। वो बस अपना नाम उसके नाम से अलहदा करना चाहती थी। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो उसे तलाक दे दे। उठते बैठते, चलते फिरते, तंज पर तंज करते, इससे ज़ाहिर आते उसने ना सिर्फ खुद को अजियत में मुबतला कर रखा था, बल्कि सारी हवेली वाले सख्त परेशान थे। उसकी तलाक वाली ज़िद बीबी जान और सालिक के दरमियान से निकलकर बाकी सब के दरमियान भी मौजू गुफ्तगू बन गई थी। उस वक्त को परवाह नहीं थी कि कोई उसके मुतलिक क्या कहता है। बस उसे सिर्फ एक ही दुख मारे जा रहा था कि सब ने उसके किरदार पर शक किया था, बगैर उसे कोई सफाई का मौका दिए उसे कुर्बान का की तरफ धकेल दिया गया। वो ढलती दोपहर के करीब हवेली के वसी लॉन में बाएं तरफ सोफा नुमा पत्थर पर बने बेंच पर टांगे ऊपर किए कितनी देर से बैठी थी। सर्दियों की ये धूप जिस्म को बहुत भली लग रही थी। दुनिया माफिया से बेखबर, अपने अंदर उठने वाले तूफानों से नंबरदास माँ थी, जो हर वक्त उसे यही उकसाता रहता था कि वो यहाँ से कहीं भाग जाए, किसी ऐसे कोने में जा छुपे जहाँ कोई इंसान ना हो, कोई गलत नज़र ना हो, सालक ना हो। सालक अपने कमरे की खिड़की से नीचे उसे सहन में बेंच पर बैठे कितनी देर से देख रहा था। लंबे बाल इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। फिरोजी सादा से काटन के सूट में, चेहरे पर हुस्न मलाल की कैफियत लिए वो अजीब सोगवार सी कैफियत में बैठी हुई थी। वो चप्पल उड़स कर कमरे से निकल आया। लॉन में आया तो वो अभी भी वहीं थी, आंखें बंद किए, इर्द गिर्द से बेगाना। जब से आली से मुलाकात हुई थी अपना आप अजीब मुजरिम सा लगने लगा। कितनी दफ़ा उससे बात करना चाहिए, मगर वो कोई मौका ही नहीं देती थी। वो उसके पास आ खड़ा हुआ। उस्मा ने उस पुकार पर आंखें खोलकर उसे देखा। बेंच की पुश से कमर टिकाकर वो सीधी हो गई। बगैर होंठों को हरकत दिए वो उसे देखने लगी। आई एम सॉरी। वह हैरान हुई। वो किस लिए माफ़ी चाह रहा था, मगर खामोशी हनूस बरकरार थी। मैं कुछ दिन पहले आली से मिला था, वो सर झुकाए कह रहा था। वो सारी बात समझ गई। एक तल्ख मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ ठहरी। तो अब क्या सफाई पेश करने आया है? तो फिर? सालक ने उसे देखा। उसके तासुरात नाकाबिले समझ थे। मैंने तुम्हें और उसे गलत समझा। आली से मुझे इल्म हुआ कि वो तुम्हें सिर्फ एक बहन समझता है।
तो अली को भी सारा किस्सा सुना दिया होगा। वो अंदर ही अंदर तल्ख होगी। नहीं, झूठ, क्या बकवास है, ये अली ने कहा और आप सालक साहब आपने यकीन कर लिया। हैरत है। गलती के एहसास से गच्चा वो शर्मिंदा सा था, मगर किस कदर मुतमिन था वो एक नज़र में ही समझ गई थी। उसकी सारी ज़िंदगी की नेकनामी, उसकी तालीम दांव पर लग गई। जब वो आग के दहकते अंगारों पर झुलस रही थी तो फिर वो उसे क्यों मुतमिन होने देती। उसके चेहरे के ये इत्मीनान और माफ़ी के अल्फाज उसके अंदर की तिलमिलाहट को मज़ीद दो आतिशा कर गए। अली ने झूठ बोला, आपने सच मान लिया? क्यों? मुझसे ज़्यादा लोगों पर एतबार है। हैरत है। और ये अली भी कितना झूठा है, जिन्हें मरने के बाद एक साथ करके अब वादा खिलाफी कर रहा है। हैरत है। शायद दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। वो पागलों की तरह हंसते एक दफ़ा फिर साले का निस्जुमा को अजियत में मुब्तला कर गई और एक दफ़ा फिर बेयकीनी और बेतमादी की लपेट में आने लगा। उसवा, वो तुमसे इस अंदाज से मोहब्बत नहीं करता, तुम्हें गलत फहमी हुई है। उसने एक और कोशिश की, शायद खुद को बहलाना चाह रहा था। हरगिज़ नहीं, मुझे गलत फहमी नहीं हुई। आप कौन होते हैं मेरे मामले में इतनी तफ्तीश करने वाले? अच्छा, आली से कंफर्म करने गए होंगे। अब मैं समझी। और आली कितना बुज़दिल निकला है, कितना झूठा और मक्कार। मोहब्बत को तमाशा बना दिया उसने। जब मैं नहीं डरी तो क्यों डर रहा है? पागल, आपको देखकर झूठ बोल गया होगा, है ना? वो यूँ ज़ाहिर कर रही थी जैसे इस खबर ने उसे बहुत शौक ज़दा कर दिया है। वो पागलों की तरह उल्टा सीधा कहती जा रही थी। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। साला का जब शशोपज में पड़ गया। आली, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। कम अज़ कम मेरा भरम तो रहने देते। वह हाथों में चेहरा छुपाए पहले से ज़्यादा शिद्दत से रो रही थी। सालक के लिए इस सूरत हाल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसके अल्फाज, आली के लिए उसका यूं तरप तरप कर रोना, वो सब देख रहा था। दिल एक दफ़ा फिर बेयकीनियों की जद में आता जा रहा था। हो सकता है मुझे देखकर आली ने वाकई झूठ बोला हो, वरना उसवा यूं पागल न बनती। उसका यूं रोना उसे फिर सोचो के भंवर में धकेल गया। क्यों गए थे आप उसके पास? क्यों गए थे? मेरी तरफ से आप लोगों की इज्जत और नामूस को खतरा था। अब मैं आप लोगों की कैद में हूँ तो क्या तमाशा बनवाने लगे थे मुझे? मेरा रहा साहब भरम भी तोड़ दिया है। अब वो अल्फाज सोच समझ कर अदा नहीं कर रही थी। वो वाकई इस वक्त जुनूनियत में मुबतला हो रही थी। जो जी में आ रहा था कह रही थी। अजियत थी कि कोई हद नहीं थी। मैं करती हूँ मोहब्बत उससे, सारी उम्र करूँगी। उसने मुझे धुतकार दिया है फिर भी, मेरा भरम खो दिया है फिर भी। जो करना है आप लोगों को कर ले, मुझे परवाह नहीं। मगर मुझे ना आपसे गर्ज है ना ही किसी और से। नफरत करती हूँ मैं आपसे, सुना आपने? वो चीख चीख कर कहती अंदर भागी। वो वहीं खड़ा रहा। सालक को अपनी टांगें बेजान सी महसूस हो रही थी। एक दफ़ा फिर उस वाव से बेमौत मार गई थी। वो जा रहा था मगर जाने से पहले कोई फैसला करना चाहता था। उस वक्त कुछ नहीं कहती थी। जब से उसने उससे आली से मुलाकात के मुतल्लिक बाखबर किया था वो बिल्कुल चुप हो गई थी। अब उसकी तरफ से ना ही कोई तंज सुनना पड़ता, ना ही कोई इस्तेहज़ाइया जुमला। वो खामोश हो गई, यूँ बिल्कुल चुपचाप वीरान सी। बहुत चाहने के बावजूद वो अपने दिल से उसे निकाल नहीं पा रहा था। वो किसी और की बेवफाई का सोग मना रही थी, मगर सालिक को हर लम्हा कोयलों पर घसीट लाती थी। अब एक तरफ वो उससे नफरत महसूस करता, मगर दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। उसने जाने से पहले एक फ़ैसला किया। किसी को एतराज़ नहीं था, मगर अपने अंदर उसवा से बात करने की हिम्मत नहीं पाता था। उसने चाहा कि उसकी अदम मौजूदगी में उसवा फिर से अपना तलीमी सिलसिला शुरू कर दे। अगले दिन उसकी फ़्लाइट थी। जाने से पहले वो उससे बात ज़रूर करना चाहता था। वो कमरे में आया तो वो बेड की क्राउन से टेक लगाए दीवार पर मौजूद पेंटिंग पर नजरें जमाए किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। उसको देख लेने के बावजूद अपना शुगल जारी रखा। उस वक्त वो बिस्तर पर उससे कुछ फासले पर बैठा तो उसने अपने एतबार के कातिल को देखा। सुबह मेरी फ़्लाइट है। मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी बात कर ली है। एक माह की छुट्टियां कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। तुम यूनिवर्सिटी चली जाना, अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करो। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, एकदम इनकार कर दिया था उसने। सालिक चुप सा हो गया। कितने लम्हे खामोश से रखे। वो इससे मज़ीद बात करने के लिए हिम्मत मुश्तबा करने लगा। आप मुझे कब तलाक देंगे? अगर आप ये सोचकर खुश हो रहे हैं आली से धोखा खाकर मैं यूं ही आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजार दूंगी तो ये आपकी भूल है। अगर मुझे मेरा गोहरे मकसूद नहीं मिला तो मैं ये समझौता भी नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में तलाक चाहिए। कितनी नफरत थी उसकी आंखों में। सालिक उसके लहजे में उलझ गया। वो किसी भी लचक से पाक था, सख्त और अटल। वो मज़ीद कुछ कहे बिस्तर से उठ गया। उस वक्त लिए उसका ये रवैया नाकाबिल बर्दाश्त था। वो जा रहा था और जाने कब आता। जाने से पहले वो भी एक फ़ैसला चाहती थी। सारी उम्र अजियत में नहीं गुजार सकती थी। उसने अली के नाम का जो दाग खुद पर लगवा लिया था अब वो कभी नहीं उतरना था। सारी उम्र की सदा थी, मगर सालिक मुतमिन रहे ये उसे गवारा नहीं था। उसकी ज़ात पर कीचड़ उछालने का सबब भी यही शख्स बना था। वो कैसे फरामोश कर देती, कैसे माफ़ कर देती, कैसे पुरसुकून रहने देती। ठीक है, मैं वहाँ जाकर तुम्हें कागजात भेज दूंगा, बस, या कुछ और? वार्डरोब का दरवाज़ा खोलकर अपना सामान निकाल दे, उसने संजीदा से लहजे में कहा। तो अस्वाद चौंक गई। इतनी जल्दी वो मान गया था? इतनी जल्दी? उसे यकीन नहीं आ रहा था। शायद नफरत बहुत गहरी थी। नहीं, फंसी फंसी आवाज़ से वो सिर्फ यही कह सकी। सालिक ने
उसे सिर्फ एक नज़र देखा। पहले मैंने सोचा था कुछ अरसा इस मामले को रहने दूंगा, हालात साजगार नहीं, चाचा जान और चची जान कभी नहीं मानेंगे, मगर खैर तुम्हें बहुत जल्दी है तो मैं जाते ही सबसे पहले यही काम कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप जब चाहे फैसला कर दें। न जाने कैसे उसवा के लबों से फिसला। सालक ने हैरान नज़रों से उसे देखा तो वो खुद नज़रें चुरा गई। कहाँ वो जल्द ही फैसला होने के लिए बेताब थी। अब वो माना था तो वो रायत दे रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। पहले मेरे सामने आली था, अब कोई भी नहीं, मगर ये तय है मुझे आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। आप मान गए हैं, जब भी अम्मी जान और बाबा जानी माने मैं इतला कर दूंगी। आपको अपने वादे की पासदारी करना होगी। कितना दो टोक अंदाज था। साले की मुकम्मल नफ़ी करता हुआ उसने मज़ीद कुछ नहीं कहा था, सिर्फ सर हिला गया। इसके बाद एक खामोशी थी और यह खामोशी 8 सालों पर महीत हो गई। वो पहले न्यूयॉर्क पहुंचा तो दिल पर हाई में लगा। आखिरी साल था मगर वो मुश्किल वहाँ 2 माह ही गुजार पाया। कामरान को किसी फ्लैट की तलाश थी। उसे अपना फ्लैट देकर वो वहाँ से वाशिंगटन निकल गया। पाकिस्तान से अपने साथ अच्छी खासी रकम लाया था। न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहा। रकम ख़त्म हुई तो गमे रोज़गार ने आ लिया। मुख्तलिफ छोटी मोटी जॉब्स करता रहा। फिर इस दौरान उसकी मुलाकात एक लिजाना मिलर की से हुई। वो तो पहले ही छोड़ खाया हुआ था। उसके साथ वक्त गुजारने लगा। वो किसी म्यूज़िकल ग्रुप में डांसर थी। उसका अपने ग्रुप के साथ इंग्लैंड शो करने जाना था। उसे भी अपने साथ ले गई। वो उससे बहुत शिद्दत से मोहब्बत करती थी, मगर बावजूद कोशिश के सालिक अपने दिल से उसवा को निकाल नहीं पाया। महज दोस्ती का रिश्ता निभाता रहा। कई बार उसने शादी का कहा मगर वो हर बार टाल गया। रिजा अपने ग्रुप के साथ मुल्कों घूमती रही। उसे भी अपने साथ घसीटना चाहती थी, मगर वो किसी गुमनाम गोशी में चुपचाप जिंदगी गुजार देना चाहता था। आखिरकार उसकी तरफ से हार कर वो हमेशा के लिए उसकी तरफ से कतई ताल्लुक़ करके कुछ साल इंग्लैंड में रहा। इस दौरान मुख्तलिफ कोर्सेज करता रहा। अधूरी तालीम मुकम्मल की। फिर उसे जर्मनी की एक कंपनी में बहुत अच्छी जो पोस्ट पर जॉब की ऑफ़र हुई तो वो जर्मनी चला गया। अपनी ज़िंदगी में वो आहिस्ता आहिस्ता मुतमिन होने लगा था कि एक दिन कामरान का फ़ोन आ गया। कई सालों बाद एक दफ़ा फिर उसकी हवेली से उसके नाम एक ख़त आया है। ख़त लिखने वाली उसवा है। वो सख्त हैरान हुआ। एक अरसे से उसकी तलाश की कोशिशें सर्द पड़ चुकी थीं। शुरू में जब उसने न्यूयॉर्क छोड़ा था तो कामरान उसकी वजह से सख्त परेशान हुआ। चचा जानी जैसे इससे ज़मीन की तह से निकालने के दर पे थे। 2 दफ़ा खुद आए थे अमेरिका, मगर हर दफ़ा नाकाम लौट गए। और अब उसवा का ख़त। फिर वो न्यूयॉर्क पहुंच गया। ख़त पढ़ते ही वो सख्त अजियत में मुब्तला हो गया, मगर ये तय था उसे वापस लौटना है। और अब अगर वो लौटा था तो उसवा का ये इंकशाफ कि ना वो अली से मोहब्बत करती थी और ना ही उससे किसी और की तलाश थी। एक दफ़ा फिर उसको पछतावे की गहरी दलदल में धकेल गया था। वो हमेशा उसवा को गलत समझता रहा। वो बहुत गहरी लड़की वाक़या हुई थी। कुछ कहती थी, कहती कुछ थी, करती कुछ थी। अब उसका रवैया रूप वो एक दफ़ा फिर उलझ गया। माजी की यादों से निकला तो एहसास हुआ वो कितना कुछ गलत कर चुका था। उसवा का कहाँ कहाँ कसूर था एकदम सब वाज़ेह होने लगा। मगर अब भी उसकी इंतहा दर्जे की नफ़रत उसकी समझ से बालातर थी। आली के वाक़े से पहले भी वो बेहद मुतनफ़र रहती थी। उसके बाद जो कुछ भी वो करती या कहती रही थी वो तो उसका रद्द अमल था। इंसाफ से हर पहलू पर गौर किया तो एहसास हुआ वो कहीं भी गलत नहीं थी। काली गहरी रात हर तरफ छाई हुई थी। खाना खाने के बाद वो कमरे में आ गया। उस वक्त कितना वक्त गुजरने के बाद कमरे में नहीं आई। वो यूं ही मुंतज़िर रहा, न जाने कब आंख लगी। अपनी तरफ से वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहा था। यूं ही उसकी आंख खुली तो कुछ देर खाली उस जहनी की कैफियत में लेटा रहा। आंखें जब देखने के काबिल हुई तो वो चौंका। अपने वजूद से मस्त करता दूसरा वजूद बिलाशुबा उसवा का था। उसका बाजू सालिक के सीने पर था। उसने हाथ हटाना चाहा मगर हटा ना पाया। कांच की चूड़ियों से सजा खूबसूरत सफ़ेद बाजू हल्की मध्यम रोशनी में बहुत भला लग रहा था। उसका सर उसके कंधे से छू रहा था। वो चूँकि उसे सोचते सोचते ही सोया था। अब उसे यूं अपने इस कदर करीब देखकर दिल एकदम मुतमिन होने लगा। उसके वजूद कलम सालिक के अंदर एक नई ज़िंदगी दोहरा रहा था। वह गहरी नींद में गर्क थी। सालिक ने अपना दाया बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट दिया। अपनी कैफियत अपने जज्बात बहुत भले लग रहे थे। मैं जानता हूँ मेरी गलती नाकाबिले माफ़ी है, मगर मैं तुम्हारा इतमाद जीतने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तुम जो मेरी ज़िंदगी हो, भला तुमसे जुदा होकर मैं जी सकता हूँ? कभी नहीं। इसलिए तो न्यूयॉर्क छोड़ दिया कि कहीं तुम मुझे मेरा वादा याद न दिला दो। मुल्कों घूमा हूँ, बरसों खाक छानी है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी पेशानी पर अपने होंठ रखते वो अजीब कैफियत में गर्क था। कमरे की तन्हाई, अपने रिश्ते का इस्तेहकाक, सहर अंगेज़ माहौल और अपनी गुज़िश्ता गलतियाँ सब उसे अपने हिसार में मुकीद कर रही थी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। बहुत नरमी से उसने उसे खुद से मज़ीद करीब कर लिया, यूं कि दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। वो उसवा से खुलकर हर मसले पर बात करना चाहता था। वो अब अपने रिश्ते को एक वाज़ेह शक्ल देना चाहता था। उस वक्त की ज़िंदगी में कोई नहीं था। यह ख्याल उसकी रूह तक को सरशार कर जाता था। वह कितना हल्का फुल्का हो गया था। वो ये भी भूल गया कि उसने उसवा से कोई वादा भी किया है। दूसरी तरफ उसवा शायद समझ रही थी, उससे बचने लगी थी, कन्नी कतराने लगी थी, कुछ कहने का भी कभी मौका नहीं देती थी। रात कभी देर से जब वो सो जाता तो कमरे में आती, जब उठता था तो उसके साथ सो रही होती थी।
उस दिन वो किचन में मसरूफ़ थी। शोमई किस्मत के कोई मुलाजिम भी मौजूद नहीं था। वो पानी पीने आया। जब वो उसे किचन के दरवाजे पर देख कर ठटकी थी, फिर नज़रअंदाज करके अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। एक गिलास पानी मिल जाएगा, उसे मतवजा न देख कर कहा तो वो फ्रिज बंद करके चूल्हे के पास जा खड़ी हुई, जैसे सुना ही ना हो। उसवा वो कुछ कहना चाहता था कि उसने तेज़ी से एक तरफ पड़ा गिलास उठाकर पानी भरकर उसे ला पकड़ाया। सालक ने गिलास थामा तो वो वापस चूल्हे के पास जा खड़ी हुई। मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ कुछ देर के लिए कमरे में चलो। उसने अपना मुद्दा बयान किया। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरा वक्त ज़ाया मत करें, जाएं आप यहाँ से। तलखी से जवाब मिला, जैसे वो मुश्किल खुद को बर्दाश्त कर रही हो। उसवा रियली सॉरी, मैं उसने कुछ कहना चाहा तो वो खूनखार अंदाज लिए पलटी। नहीं सालिक साहब, बस एक लफ्ज़ भी नहीं। आपकी ये सॉरी मेरी ज़ात पर उछाला गया कीचड़ नहीं धो सकेगी। आपकी नदामत मुझे बाकिरदार साबित नहीं कर सकेगी। मैंने हर इल्ज़ाम सह लिया, तमगे की तरह अपने सीने पर सजा लिया, इसलिए नहीं कि किसी आज के दिन के लिए आप सिर्फ सॉरी के चंद अल्फाज से मेरी ज़ात खरीद लें। आपने जो देखा ना वो जो झूठ था, ना अली से मोहब्बत मेरी झूठ थी। हाँ, अगर कुछ झूठ था तो हमारे दरमियान ये ताल्लुक़ है। मैंने पहले भी कहा था, मेरे दिल में और मेरी ज़िंदगी में आपके लिए कतई गुंजाइश नहीं, तो प्लीज़ मेरा ज़ब्त मज़ीद मत आज़माएं। बरसों तरसी हूँ, अब कहीं जाकर ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीख पाई हूँ। अब यूँ मेरी राह मत खोटी करें। अपने वालिदैन की नज़रों से एक दफ़ा गिरी हूँ, दोबारा उठ नहीं सकी। अब क्या चाहते हैं? जान लेने के दर पे हैं क्या? वो रो पड़ी थी। यहाँ आने के बाद वो पहली दफ़ा उसके सामने यूँ ज़ब्त खोई थी। उसका दुख बहुत बड़ा था। वो चुप साध गया। सालक को अपनी ज़्यादतियाँ बहुत बड़ी लगी। आई हेट यू, रियली आई हेट यू। मैं जानती थी कि आप मुझे नापसंद करते हैं। मैं ये भी जानती थी आपकी पसंद में मैं नहीं कोई और है। आपने बीबी जान से मेरे निकाह करने पर बहुत एतराज़ किया, मुझे ना जाने क्या क्या कहते रहे। मैं वाकई बहुत पागल थी। ज़िंदगी में आपके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दिया था। मैं तो सिर्फ आपके करीब रहना चाहती थी, किसी न किसी बहाने, इसलिए छोटी मोटी हरकतें कर जाती थी। मुझे नहीं मालूम था उसकी इतनी बड़ी सज़ा देंगे। मुझे तो सिर्फ ये गुस्सा था, मुझे बुरा भला कहते हैं और ख़ुद किसी और लड़की को पसंद करते हैं, इसीलिए आपको चिढ़ाने लगी थी, ताकि जो ये ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ कायम हुआ है ये ख़त्म हो जाए। आग के करीब जब भी आना चाहा, आपने बुरी तरह धुतकार दिया। पत्थर बने रहे। अब आपकी नफ़रत मैं सह नहीं सकती थी, इसलिए ज़िद करके लाहौर चली गई। अगर मुझे इल्म होता कि आपकी नफ़रत इतनी गहरी है, मुझे यूँ ज़लील और रुस्वा करेगी, कभी लाहौर ना जाती। मैं जो पागलों की तरह आपको सिर्फ पूछती थी, शदीद नफ़रत करने लगी। मेरा एतमाद, मेरे माँ बाप, उनकी मोहब्बत, सब कुछ मुझसे छीन लिया। वो अली जिसका नाम मेरी रुसवाई का सबब बन गया, वो तो मुझे सिर्फ भाइयों की तरह अजीज़ था। वो मुझे बहन का मान देता था, फिर मैं उसकी मोहब्बत और खलूस को कैसे नज़रअंदाज करती। और यही मेरी गलती थी और आपने इसी गलती से फ़ायदा उठाया। इतनी ज़्यादा नफ़रत करती थी तो कहा होता मैं खुद अपना कोई बंदोबस्त कर लेती, मगर यूँ रुस्वा ना करती। वो हाथों में चेहरा छुपाकर शिद्दत से रो रही थी। वो न जाने क्या क्या कह रही थी। सालक को तो अपने बदन से जान निकलती महसूस हो रही थी। इतनी बदगुमानियाँ उसने कब नफ़रत की थी। बस चंद एतराज़ात थे, वो इन एतराज़ात को उन रुख पर लेगी, इतना कुछ सोच लेगी। इतनी नफ़रत, वो शर्तर था, उसने तो कभी सोचा भी ना था। वो यूँ सोचेगी, वहम गुमान में भी ना था। उसवा वो आगे बढ़ा तो उसवा पीछे हट गई, सरनफी में हिला गई। नहीं सालिक, आपने सिर्फ अपनी नफ़रत का इजहार किया था, मगर मुझसे सब कुछ छीन लिया। वो मोहब्बत जो बचपन से अपने दिल में सींचती चली आई थी, आपकी नफ़रत उसे खा गई। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं क्या कर डलती। इन दिनों सिर्फ एक ही ज़िद थी, मुझे तलाक लेनी है। फिर आप भी मान गए। दिल में एक खुशफहमी थी कि शायद आप सख्ती से रद्द कर दें इस तकाजे को, मगर वो चुप हो गई। सालक ने उसे कंधों से थाम लिया। लरसता वजूद और लरसने लगना। उसने खुद में भींच लिया। उसवा सालब के लब कप कपाए थे सिर्फ। आप चले गए, मैं लम्हा लम्हा मरी हूँ। हर एक की नज़र में मैं मुजरिम थी, मैं गुनहगार थी। बाबा जानी ने कभी बुलाया नहीं, अम्मी जान ने कभी पास बिठाकर कोई बात नहीं की। अगर बीबी जान ना होती तो ये 8 साल मुझे मार देते। जिन्हें की ख्वाहिश तो जैसे पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। आपका यूं गुमनाम हो जाना मज़ीद हौसले पस्त कर गया। मेरी जो जिद थी कि सिर्फ तलाक लेनी है, वो जैसे कहीं मिट गई। चंद माह से एक ख्याल मुसलसल आ रहा था, शायद आप मेरी तरफ से किसी पेशरफ्त के मुंतज़िर हों। बीबी जान का हार्ट अटैक तो सिर्फ बहाना था। मैं ज़ब्त ना कर सकी। अधूरे एड्रेस पर ख़त लिख दिया। क्या लिखती, हमारे दरमियान कुछ था ही नहीं। बीबी जान की तरफ से परेशान करना भी नहीं चाहती थी। बस वही भूला बिसरा वादा याद आ गया। यही सोचकर अगर आपकी नफ़रत इतनी ही गहरी है तो मेरी नफ़रत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तो ज़रूर आएंगे। अल्लाह से दुआएं मांगी थी और आप आ गए, मगर मेरी ज़ात का सारा हौसला आपको देखते ही जैसे कहीं खो गया था। लम्हों में दिल इस खौफ में मुब्तला हो गया कि आप मुझे तलाक दे देंगे। मैं यकीन दिलाती हूँ मैं आपकी ज़िंदगी में कभी मुदाखलत नहीं करूँगी, मगर खुदारा मुझे अपने वालिदैन की नज़रों में अब रुस्वा ना करे। मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दे। बरसों हौसला किया है, फिर ज़िंदा हुई हूँ। अब मेरे रहे सहे भरोसे की इमारत मुस्मार मत करें। मुझे तलाक नहीं चाहिए, कभी नहीं। साला खुद पशेमान हो गया था। वो बरसों चुप रही थी, आज खुली थी। तलाक के खौफ से उसे बोलने पर मजबूर कर दिया था। वो सब कुछ जो बरसों से बल्कि बचपन से दिल के निहा खानों में छुपा हुआ था, वो एक एक करके कहती गई थी। वो क्या सोचता रहा और क्या निकला था।
सालक की वो हालत थी कि बयान करना मुश्किल था। वो इससे इतनी मोहब्बत करती थी, यकीन नहीं आ रहा था। इस कदर जज्बाती थी, गुजरे वाक़यात फरमोश कर देने वाले ना थे। उसका कहा एक एक लफ्ज़ सच्चा मालूम हो रहा था। सालक का दिल मानता जा रहा था, नादिम होता जा रहा था। उस वक्त पुप्पो के यहाँ गई हुई थी, एक हफ्ता होने का आया था। उसकी गैर मौजूदगी सबको खटक रही थी, सभी उसे मिस कर रहे थे, और वो थी कि अपने दिल का सारा गुबार निकाल कर सालक को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अगले दिन बीबी जान के साथ पुप्पो के यहाँ चली गई। बीबी जान तो 2 दिन रह कर आ गई, मगर वो वहीं रह गई थी। उसकी गैर मौजूदगी सबसे ज़्यादा सालक को महसूस हो रही थी। वो जब से आया था उसका हर काम खामोशी से सर अंजाम दे रही थी। जब से गई थी कमरे में बेतरतीबी सी फैलती जा रही थी, कपड़ों से लेकर खाने तक बगैर उसके कहे हर चीज़ हाजिर कर देती। खामोशी से बस सिर्फ इतना जिता देती कि वो बीबी जान चची जान के कहने पर ये सब कर रही है, मगर अब हर बात रोज़े रोशन की तरह अया होती जा रही थी। वो जो उलझता रहता था उस वक्त को तो अपने दिल का गुबार निकाल कर मंजर से हट गई, मगर उसे पशेमानी और पछतावों के गहरे समंदर में धकेलती जा रही थी। उसका एक एक आंसू, एक एक लफ्ज़ अन्नी की तरह दिल में चुभता जा रहा था। किसी पल करार न था, किसी पल चैन न था। जो सोचा था वो क्या निकला। वो जो सामने आया वो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कब कभी सोचा था कि वो भी उससे मोहब्बत करती होगी, और अब जब सब बातें रोज़ रोशन की तरह यहाँ हो गई थी तो दिल तब भी बेचैन था। बचपन से लेकर अब तक के सारे वाक़यात एक एक करके अजबर होते रहे। क्या बात है सालिक, आज कुछ परेशान हो? कमरे से निकलते ही नहीं। वो बैठा न जाने क्या क्या सोचे जा रहा था जब बीबी जान कमरे में दाखिल हुई। हर सू अंधेरा था। उन्होंने लाइट्स ऑन की। वो फ़ौरन सीधा हुआ। बीबी जान उसके पास आकर बैठ गई। नहीं, वैसे ही। कोई काम था क्या? वो मुस्कुराया तो वो बगौर देखने लगी। उस बार तुम में कोई बात हुई है? उन्होंने एकदम पूछा। वो बौखला गया। नहीं। नज़रें खुद ब खुद फिर गया। मैंने फ़ोन किया था, ड्राइवर को भी भेजा, वो आ ही नहीं रही। आज फिर फ़ोन किया तो कह रही थी 2-3 हफ्ते रहेगी। उन्होंने आगाह किया तो वो देखे गया। क्या बात है मेरे बच्चे, मुझे नहीं बताओगे? तुम दोनों मुझसे छुपे हुए तो नहीं हो? अब क्या मसला है? वो बड़ी मोहब्बत से तवज्जो से लगावट का मुजाहरा किए पूछ रही थी। नहीं बीबी जान, कोई मसला नहीं, अब तो जैसे सारे मसले हल हो गए हैं। वो बदिक्कत तमाम मुस्कुरा दिया, मगर अफसुर्दा था। मुस्कुराहट में कोई रंग नहीं था। मुझसे छुपा रहे हो? मुझसे? उन्होंने जैसे उसे जिज कर दिया। क्या बताओ बीबी जान? नादम सा सर झुका कर रह गया। वही जो उस वक्त यहाँ से जाने का सबब बना है। कसम ले ले बीबी, मैंने तो उसे नहीं भेजा। मुझे तो इल्म भी नहीं था। यही तो पूछ रही हूँ, क्यों इल्म नहीं था, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए। उनका लहजा अब सख्त हो गया, बाज बुर्स करता हुआ। बीबी जान, अच्छा हुआ है वो मंदिर से गायब है। अगर वो यही रहती तो शायद यकसुई से अपनी गलतियाँ कभी ना हंस कर पाता। बीबी जान चुप रहीं। फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक सब कह सुनाया। बीबी जान की वही कैफियत थी जो उसकी हुई थी। उस वक्त की ज़बानी सब सुनकर वो भी शौक थी। बहुत बुरा किया बच्चे, बहुत बुरा। वो जज्बाती तो शुरू से ही थी। इतने बड़े इल्ज़ाम को अपने सर ले लिया। कभी एक लफ्ज़ ना कहा। यही जाहिर करती रही कि जैसे वो चुप हो गई। आंसू एक एक करके बहने लगे। बीबी जान, मैं खुद में हौसला नहीं पाता कि उसकी तरफ कदम बढ़ाऊँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से वो अपने वालिदैन की नज़रों में गिर गई। उसने बीबी जान की गोद में सर रख लिया। शुरू से ही वो उसके हर राज की अमीन थी। उसके हर दुख सुख में उसके साथ रही थी। अब भी उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। बस मेरे बच्चे, कुछ गलतियां इंसान दानिस्ता करता है और कुछ नादानिस्तगी में सरजद हो जाती हैं। अगर ये गलतियां ना करे तो इसे ज़िंदगी की कदर ना हो। ये आजमाइशें, ये गलतियां उसे सबक सिखाती हैं। शर्मिंदा होकर कमरे में बंद होने से कुछ नहीं होगा। वो सब कुछ कहकर अपने दिल का गुबार निकाल चुकी है। तू भी सब कुछ भूल कर कदम बढ़ा। जाकर उसे ले आओ। वो शायद तुम्हारी राह देख रही हो। मैंने कहा था ना, वो बहुत अच्छी है। तुमने देख भी लिया। बस तुम दोनों के एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। छोटी छोटी बदगुमानियों को इतनी जगह दिल में दे ली कि हकीकत का असल चेहरा कहीं छुप गया। तुम्हें मैं अक्सर समझाती थी ना कि सब जज्बे चुप की ज़बान से या नहीं होते, कभी कभी ज़बान से भी काम लेना पड़ जाता है। अगर तुम हर बात दिल में रखने के बजाय कभी कभार उसे अच्छे अंदाज में कुछ कह देते, हंस कर बात कर लेते, तो बात इतनी ना बढ़ती। पुरानी कदरें बस कदरें रह गई हैं। ये नया दौर है। हर इंसान के लिए दूसरे से ज़्यादा अपनी ज़ात मुकद्दम है। तो बेटा, इंसान को हालात के मुताबिक ही चलना चाहिए ना। वो खामोश रहा था। ये मलाल तो उसे भी था कि क्या था वो अपनी तबीयत और मिजाज के बरक्स कभी हंस कर अपनी ज़ात से निकल कर उसकी ज़ात को भी अहमियत दे लेता। उसे दावा था कि निकाह से लेकर रुखसती तक उसने कभी उसे छूकर नहीं देखा। ये इतनी फ़ख्र की बात तो नहीं थी। बहैसियत शोहर वो हक रखता था, और ख़ास तौर पर लड़कियां तो इस मामले में हसास होती हैं। न जाने उसके दिल में क्या क्या जज्बात थे जो उसकी सर्द महरी की वजह से हमेशा दिल के अंदर ही कनूतियत का शिकार होते गए होंगे। जबकि उस्मा ने कहा था, नज़र शनासी की सलाहियत आप में सिरे से ही नहीं है। अपनी ज़ात के गिर्द फसीले खड़ी करते करते बिल्कुल ढह गई हैं। कभी अपनी ज़ात से निकल कर देखें। और वाकई अब उसने अपनी ज़ात से निकल कर देखा तो बहुत से राज खुल गए थे। अब कमरे में बंद होकर मत बैठो, बाहर निकलो। अगर बुरा ना मानो तो जाकर उसवा को ले आओ।
जब हर मामला क्लियर हो गया है तो ये मुंह छुपा कर बैठे रहना क्यों? हिम्मत करो, अब वो खुद तो तुम्हें कहने से रही मुझे ले जाओ। बहरहाल कुछ नाराज़गी का हक तो उसका भी बनता है। बीबी जान हल्के फुल्के अंदाज में कहते उठ खड़ी हुई। वो भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने गोया उसे एक रास्ता दिखा दिया था। शुक्रिया बीबी जान। उन्होंने हमेशा सीधे रुख की उसकी रहनुमाई की थी। अभी तक वो उलझा हुआ था कि क्या करे। उनकी बातों से उसके अंदर हिम्मत पैदा हुई थी उस वक्त का सामना करने की। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, मेरी दुआ है। मैं राजी और कमर ज़बान से भी बात करूंगी। माँ बाप हैं, उसके आखिर कितना भी नाराज़ रह लेंगे। औलाद की मोहब्बत पलटने पर मजबूर कर देती है। फिर वो कौन सा वाकई नाराज़ हैं, बस गुस्सा है। जब हकीकत गुलेगी तो दिल खुद ब खुद साफ़ हो जाएंगे। उसकी बुशानी चूम कर अम्मी बाहर निकली थी। वो सोचने लगा था। मुंतहा के छोटे मामी को लेकर वो बाहर लॉन में बैठी हुई थी। बाकी बच्चे भी इर्द गिर्द थे। मुंतहा और वो दो ही बहनें थीं। मुंतहा उससे 8 साल बड़ी थी। कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी थी। वो खुशकिस्मत थी। अब्दुर्रज़ाक भाई बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। सबका ही अदब करते। वो अक्सर आती रहती थी फूफो के घर। इस दफ़ा वो रहने की गर्ज से आई थी। हफ्ता हो गया था यहाँ आए हुए। वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा था। कुछ वो पछता रही थी कि न जाने किस कमज़ोर लम्हे में बहकर वो सालिक से सब कहती गई जो वो बरसों से बर्दाश्त कर रही थी। वो अज़ियत, वो दुख, वो तकलीफ़, वो नफ़रत, सब कुछ। अब दिल बहुत हल्का फुल्का हो गया था, बिल्कुल खाली सा। शायद ये कह लेने का असर था, बरसों का गुबार था। बचपन की यादें थी जिन्हें वो सालिक के सामने एक एक करके दोहराती गई थी। पहली दफ़ा सालिक की तरफ से वो तब बदगुमान हुई जब बीबी जान उसे उससे निकाह का कह रही थी और वह इनकार करते हुए उसकी खामियां गिनवा रहा था। उसके दिल में सालिक का बहुत बुलंद मुकाम था। बहुत मोहब्बत करती थी उसे, बहुत चाहती थी। एकदम उसकी ज़ुबान से अपने लिए पसंदीदगी सुनकर वो पथरा सी गई। अजियत थी कि हद नहीं, ऊपर से ये इंकशाफ रूह को घायल करने को काफ़ी था। वो उससे नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करता है। उसकी पसंद कोई और है। वो यकीन करने को तैयार नहीं थी। सालक ने उसकी ज़ात की नफ़ी की थी। बहसीत कज़न वो मुरब्बत इख्तियार कर लेता था, मगर जब निकाह हुआ तो वो उससे भी गई। मजबूरन ही सही वो निकाह पर राज़ी हो गई थी। अपनी ज़ात की नफ़ी के बावजूद दिल में उसे अपना बनाने की ख्वाहिश ऐसी ज़ोरावर थी कि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स की पाबंदी भी गवारा कर गई। फिर वो उम्र भी तो ऐसी थी, ज़िद्दी सी। चाँद को छूने की तमन्ना थी, हर हाल में छूना चाहती थी। पर वो उसका बन गया था। और यही वो दौर था कि जब उसने उसे झुठलाना शुरू कर दिया। वो समझती थी कि सालिक उससे इतनी नफरत करता है कि उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। आम लड़कियों की तरह उसके भी जज्बात थे। फिर दोनों में जो रिश्ता था उसके तकाजे भी कुछ अनोखे ना थे। मगर वो उसके जज्बात कहाँ समझने वाला था। जब भी नज़र डाली नापसंदीदगी की डाली, जब भी बात की समझाने वाली की, जबकि उसके कान लाशूरी तौर पर कुछ और सुनने के मुंतज़िर रहते थे। जवाबन वो चिड़चिड़ी होती गई, तंजिया जुमले बोलना अपना मुश्किल बना लिया। जिस काम से या जिस आदत से उसे नफरत होती थी वो सबसे ज़्यादा उसका इजहार करती। फिर यूँ हुआ कि एक दो दफ़ा का टोकना उस वक्त दिल में बदगुमानियों की एक फसील खड़ी कर गया। उसे जिद सी हो गई, उसे चिढ़ाने की, उसे जिद करने की। अपने अंदर की तिलमिलाहट और चिड़चिड़ापन वो इसी तरह निकालने लगी। गुफ्तगू करते वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने लगी जो उसे सख्त नापसंद होते थे, या वो इश्तियाल में मुबतला हो सकता था। उसकी गुफ्तगू से नापसंदीदगी का इजहार सालक के चेहरे से वो खूबी हो जाता, मगर वो हमेशा खुद पर कंट्रोल कर जाता, जबकि वो उसे आखिरी हद तक देखना चाहती थी। लाहौर जाने का फ़ैसला और उससे पहले की गुफ्तगू भी इसी ज़ुमरे में आती थी, मगर वो बजाय इश्तियाल के बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा कर गया था। वो एक दफ़ा फिर नाकाम हुई। उसका ख्याल था ये शख्स उसे इस हद तक नापसंद करता है कि कुछ भी कर सकता है, और बाद में ये सच साबित हुआ। आली के साथ उसकी ज़ात को मंसूब करना सालक की नफ़रत को खुलकर सामने ले आया। वो शौक़ में मुब्तला हो गई, और जब यकीन हो गया उस पर इल्ज़ाम लगाने और शक करने वाली कोई और ज़ात नहीं सिर्फ सालिक उन्नीस-ज़ुमान है, तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। फिर तो जैसे उसके दिल में भी मोहब्बत नहीं रही थी, बेपनाह नफ़रत आ सिमटी थी। वक्त और हालात ने उसका साथ नहीं दिया था, मगर उसने अपने आप को लड़खड़ाने नहीं दिया। रुखसती से लेकर सालक के वतन छोड़ने तक वो उस इल्ज़ाम पर कारबंद रही थी। फिर रहती भी क्यों ना। ये इल्ज़ाम तो उसके महबूब शोहर की तरफ से मिला था। मोहब्बत तो जैसे अपनी मौत आप मर गई। उसके बाद उसने सिर्फ और सिर्फ सालिक से नफ़रत की थी, इंतहाई ज़्यादा, कि उसने उसकी मौत की दुआएं मांगी थी। वो चला गया और उसकी इंतहाई नफरत सब गुजरते वक्त की धूल साबित हुई। शुरू सालों में वो सिर्फ और सिर्फ उसे अजियत देने की खातिर कोई पेशरफ्त किए बगैर बैठी रही, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई। लोग जहाँ उसकी गुमशुदगी की तरह तरह की बातें करने लगे। रफ्ता रफ्ता उसकी नफरत भी एतदाल पर आ गई, मगर ख़त्म ना हो सकी। 8 साल बाद उसे बस यूं ही ख्याल आया कि शायद वो आ जाए, शायद वो कहीं जिंदा हो, किसी का मुंतज़िर हो। न जाने क्यों आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल तकवीत पकड़ने लगा। और फिर बीबी जान की ख़राब तबीयत ने उसे ख़त लिखने पर मजबूर कर दिया। अब आया था तो पहले वाला सालिक नहीं था, जिस पर किसी भी बात, किसी भी तंज या किसी भी इस्तेज़ा का असर नहीं होता था। तहम्मुल मिजाजी की जगह इश्तियाल अंगेज़ी जड़ पकड़ने लगी थी। उसने पहली ही रात ये बात महसूस कर ली थी।
मगर लौट आने वाले को वो सर आंखों पर नहीं बिठा सकती थी। उसकी नफरत अभी बाकी थी। हाँ, ये सच था, पहले वाली हालत नहीं रही थी, मगर ख़त्म भी नहीं हुई थी। इसीलिए तो साले का जब्त आजमाने के चक्कर में वो उस शाम उस पर अया कर गई थी। उसने कभी आली से मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि सगे भाई की सी मोहब्बत थी। फिर तो जो हुआ वो शायद माहौल या हालात का असर था। अब ये हालत थी कि उसके अंदर सालिक का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। बरसों वो अपनी ज़ात की तौहीन करवाती आई थी। अब एकदम सालिक के कदमों में जा बैठने के ख्याल से ही अजीब सा महसूस होने लगा था। अगर वो कसूरवार थी तो उस कसूरवार सालिक भी था। उसे ज़रूर आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। मगर 8 दिन गुजरने के बावजूद वही इंतज़ार का मौसम बरकरार था। दिल में मोहब्बत और नफरत कुछ भी नहीं था, बस अजीब सी कैफियत थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकी थी। वामिक रोने लगा तो वो उसे लेकर अंदर आ गई। मुंतहा को पकड़ाकर वो कमरे में आ गई। बाहर का मौसम अच्छा हो रहा था, अगरचे सर्दियां थी, मगर आसमान पर छाए बादल भले लग रहे थे। कपड़े निकालकर वो बाथरूम में घुस गई। नहा कर निकली तो बाहर बारिश हो रही थी, हल्की हल्की। वो बाल सुलझाती कमरे की खिड़की से देखने लगी। बरसों बाद उसे बारिश अच्छी लगी थी। शायद दिल का मौसम बदल रहा था, इसीलिए अपने बैग से मुख्तलिफ चीज़ें निकाल कर वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। वो जब भी पुप्पो के घर आती थी तो ज्वेलरी वगैरह साथ लाती, वरना उसे यूं ही देखकर पुप्पो का लेक्चर अच्छा खासा झाड़ पिलाने वाला होता था। यहाँ आते हुए वो कंगन पहनने थी। दूसरे हाथ में सतरंग खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ थीं, जो हर सूट के साथ भली लगती थी। नहाने से पहले उसने उतारी थी, आईने के सामने खड़े होकर पहनी। ज्वेलरी भी निकाल कर पहन ली। आज कितने दिनों बाद बनने संवरने को जी चाह रहा था, वरना हमेली में तो सिर्फ बीबी जान की खातिर कोई हार सिंगार कर लेती। लिपस्टिक लगाकर, आंखों में काजल लगाकर उसने अपने ऊपर एक तनकीदी नज़र डाली। उम्र अगरचा 30 साल थी, मगर जिसामत उसकी अब भी 23 साल लड़कियों जैसी थी। गुजरते माहो साल ने उसके सरापे पर कोई फ़र्क नहीं डाला था। बस ये हुआ था कि पहले से कुछ संजीदा मैच्योर हो गई थी, जो शायद गुजरे वक्त का तकाजा था। दुपट्टे को सिकलीके से ओढ़कर, सैंडल उरस कर वो बाहर निकल गई। अरे वाह, ये चांद किधर से निकल आया है। ब्लैक सूट में उसकी सफ़ेद रंगत चांदनी की तरह चटक रही थी। मुंतहा ने उसे देखते ही छेड़ा था। वो झीम सी गई। लगता है सालिक ने तुम्हें अब पहले ही अपनी आमद की इतला दी हुई थी। उसके सजे सजाए सरापे पर प्यार भरी निगाह डालकर मुंतहा ने मजीद कहा तो वह हैरान हुई। क्या सालिक? कहाँ कहाँ है वो? उसने चौंकते हुए पूछा। ड्राइंग रूम में अम्मी के साथ बैठे हुए हैं। अब्बू भी वही हैं। वो होंठ को चलने लगी। शायद तुम्हें लेने आए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में गई थी बुलाने, तुम बाथरूम में थी। उसका दिल खुश फहमियों में घिरने लगा। मुझे लेने? मुंतहा हंस पड़ी। अच्छी लग रही हो, बल्कि बहुत प्यारी। सालक से नज़र ज़रूर उतरवा लेना। कहीं वो उसे छेड़ रही थी और इसका दिल खुद बहुत सिमटने लगा। चेहरा सुर्ख हो गया। वो भी अपनी कैफियत पर हैरान हुई। तो क्या दिल ने दिमाग ने इतनी जल्दी हार मान ली है? उसने खुद से पूछा। हाँ, अंदर से कोई चीखा। वो डर गई, जबकि अभी वो वक्त लेना चाहती थी। चलो अंदर, इंतज़ार कर रहे होंगे तुम्हारा हजरात। वो इस पर जुमला उछालते किचन की तरफ चली गई। वो लरसती टांगों समेत अंदर दाखिल हुई। वो पुफा जान के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू था। सालक ने उसको देखा। अस्सलामुअलैकुम। वो हैरत ज़दा रह गया। न जाने क्यों दिल अंदर ही अंदर खौफ में मुब्तला था कि अगर उसने जाने से इनकार कर दिया या फिर उसके भरे हुए हाथ को झटक दिया तो। लेकिन असवा का सलाम करना और हुलिया दोनों बरक्स थे। उसने सर हिलाया। वह एक तरफ ऊफा के साथ बैठ गई। ग्लास वॉल से बाहर देखा, बारिश रुकी हुई थी। उसवा को कुछ और दिन रहने देते तुम, काफ़ी अरसे बाद आई है बच्ची। वो शायद अपनी आमद का मकसद बता चुका था। पुप्पो ने उसे देखते ही कहा तो उसने उसवा को देखा, जैसे जानना चाह रहा हो कि उसकी क्या मर्जी है, चलना चाहती है या नहीं। हम फिर आ जाएंगे, फिलहाल जाने दे। उसवा खामोश थी। उसी ने कहा, खाना तो खा कर जाओगे ना? उन्होंने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मौसम का कुछ पता नहीं। दूसरे में घर बताकर नहीं आया, खाने तक नहीं रुक सकता। शहर गया हुआ था, रास्ते में यहाँ आ गया हूँ। बीबी पीछे परेशान हो रही होंगी। अभी तो बारिश रुकी हुई है, पता नहीं कब शुरू हो जाए। उसवा उंगलियां चुठा रही थी, जबकि वो सहूलत से कह रहा था। यह खूब कही तुमने। पहली दफ़ा तुम दोनों इकट्ठे मेरे घर में हो, ऐसे कैसे जाने दूँ? पुप्पो खाना ना खाने वाली बात पर नाराज़ हुई। मौसम ख़राब ना होता तो शायद रुक जाता, फिर कभी सही। अब तो इंशाल्लाह आते रहेंगे। उसवा ने एकदम सर उठाकर उसे देखा। वो भी इधर ही मुतवज्जा था। वो फ़ौरन नज़रों का जाविया बदल गई। दिल ने गोया एकदम लय बदली थी। क्या वाकई सब कुछ बदल चुका है? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पुप्पो ने कहा तो उसने उसवा को देखा। उसवा, तैयार हो चलें? वो यूं कह रहा था जैसे पहले से उसका उसके साथ प्रोग्राम तय हो। एकदम चौंक कर देखा, फिर सर इस बात में हिलाया। मैं बैग ले आऊं? वो बाहर निकल गई थी। वो पुप्पो के हाथ से भी निकलते काफ़ी देर हो गई। आसमान पर बादल एक दफ़ा फिर छाने लगे थे। हर तरफ अंधेरा होने लगा। वो उसके साथ जीप में फ्रंट सीट पर बैठी बिल्कुल खामोश थी। खामोश तो वो भी था, मगर मानी खेज सी खामोशी दोनों तरफ से कुछ कह रही थी। वो नज़रअंदाज की अपना ध्यान तेज़ तूफ़ानी हवा की तरफ मबजूल किए हुए थी। मौसम के तेवर ख़तरनाक थे। फिर बारिश का भी कोई भरोसा नहीं था। अभी थोड़ा ही फासला तय हुआ था कि फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई। वो हरासा सी हो गई। बाहर तूफ़ानी बिजली करक चमक रही थी।
ऐसे मौसम से हमेशा ही उसवा की जान निकलती थी। वो एकदम पर्दे बराबर करके सालिक की तरफ सिमट आई। प्लीज़ ये पर्दे आगे कर दे, बाहर बिजली कड़क रही है, खौफ से कपकपाती आवाज़ थी। सालक ने चौंक कर उसे देखा। गाड़ी का माहौल भी तारीक सा हो रहा था। ऐसे में उसवा का चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। उसने अपनी तरफ के पर्दे बराबर किए तो वो कुछ पुरसुकून हुई। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, अभी गांव का काफ़ी फासला बाकी है। ऐसी तूफानी बारिश के आसार तो नहीं थे। उसने भी बात शुरू की। मुझे बहुत खौफ आ रहा है, जल्दी चलें। सर्दी से उसके दांत बजने लगे। वो मुस्कुराया। दिल चाहा कुछ खास कहे मगर फिर खामोश हो गया। न जाने उसका क्या रिएक्शन हो। मौसम खासा ख़राब हो गया था। हवेली तक पहुंचना ज़रा मुश्किल था। करीबी गांव में उनका एक बाग था, साथ में रेस्ट हाउस भी था। उसने गाड़ी उधर मोड़ ली। ये आप किधर जा रहे हैं? हवेली चलें। गाँव में? अभी हवेली जाना मुश्किल है, हर तरफ अंधेरा है, ड्राइविंग करना मुश्किल है। हवा का रुख भी तो न जाने किधर है। मौसम ठीक होता है तो चलते हैं। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? वो परेशान हो गई। यहाँ हमारा करीब ही रेस्ट हाउस है, इससे बेहतर तो पुप्पो का घर नहीं था। खाम खा उस वक्त को गुस्सा आने लगा। उसने रुख मोड़ कर देखा। वो सामने आंखें फैलाए अंधेरे को घूर रही थी। चेहरे पर एक नागवारी रकम थी। होंठ एक दूसरे में भींच के वो चुप रहा। चौकीदार ने रेस्ट हाउस में पहुंचते ही गेट खोल दिया। वो गाड़ी अंदर ले आए। आओ। गाड़ी से उतरते उसने उसवा से कहा तो वो चुपचाप उतर आई। बरामदे तक पहुंचते वो अच्छी खासी भीग गई थी। नवाज खान, कमरा खोल कर दो और गाड़ी से सामान भी ले आओ, एहतियात से। मुलाजिम जो कि चौकीदार था ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। वो हाथ मसलती अंदर चली आई। सालक साथ साथ था। ये साइड पर कमरा है, ये चाबी ले लो। सालक ने गीले बाल झटकते अपनी जेब से चाबी निकाल कर उसे थमाई तो वो खामोशी से उसके बताए गए कमरे में आ गई। उसने गीली चादर उतार कर बिस्तर पर फैलाई। सर्दी लग रही थी। अभी वो सर्दी का सदुपयोग करने का सोच ही रही थी कि लाइट चली गई। बाहर बिजली कड़क रही थी, अंदर बिजली भी चली गई थी। उसवा का दिल खौफ से सिमटने लगा। सालिक! उसके हलक से हल्की सी सिसकी निकल गई। सालिक! वह बेख्तियार पुकारे गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था मगर बिजली की कड़क चमक एक बार चमक कर मादूम हो जाती थी। खिड़की के शीशे से ये मंजर बिल्कुल वाज़ेह महसूस हो रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। सालिक! उसने पुकारा था मगर जो जवाब नदारत। वो कमरे में इधर से उधर पलटी तो किसी से टकरा गई। हल्की सी चीख निकल गई। उसवा! सालिक की आवाज़ इंतहाई करीब से सुनाई दी। उसका वजूद सालिक के हिसार में था। उसे कुछ तसल्ली हुई। सालिक! लाइट जलाएं, मुझे डर लग रहा है। वो उसके सीने में मुंह दिए फूट फूट कर रो पड़ी थी। दिल की हालत हद से सवा थी। मैंने नवाज खान से कहा है, वो बंदोबस्त करता है। अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर उसने स्क्रीन जलाई तो हल्की सी रोशनी होगी जो बहुत कम थी। तुम सुकून से बैठो। वो बिस्तर के किनारे टिक गई। चंद सेकंड बाद कमरा रोशनी में नहा गया। उसवा ने सुकून का सांस लिया। जनरेटर ऑन किया गया था। सालिक ने उसवा को पुरसुकून होते देखकर हवेली के नंबर्स मिलाए। सिराज बाबा थे। उन्हें मुख्तसर सूरत हाल से आगाह करके रेस्ट हाउस में अपनी मौजूदगी का बताकर फ़ोन बंद कर दिया। शाम हो चुकी थी जबकि बारिश रुकने के कतई आसार न थे। लगता था जैसे उन्हें रात यहीं गुजारना पड़ेगी। वो खिड़की से हटकर उसवा की जानिब आ गया जो दुपट्टे से बेनियाज खूबसूरत जदीद तराश खराश वाले लिबास में खूब जच रही थी। चादर बिस्तर पर फैली हुई थी। हाथों को मसलती वो कमरे का जायजा ले रही थी। सालक ने आगे भरकर बिजली का हीटर ऑन किया, फिर उसकी तरफ आ गया। उसवा उसके सामने बिस्तर पर बैठा था। वो सिर्फ चंद सेकंड देख सकी। सालक की नज़रों की चमक चमक बेतहाशा थी जो उसके लिए हैरान कुन ज़रूर थी मगर नाकाबिले फ़हम नहीं थी। जी, वो सिर्फ यही कह सकी थी। सालिक ने उसके कपकपाते हाथ अपने हाथों में थाम लिए। ठंडे यख हाथ थे। वो नरम हथेलियों को अपने हाथों से रगड़ते हरारत पहुंचाने लगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने तुमसे कभी नफरत की ही नहीं, सिर्फ मोहब्बत की है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? कितना गैर मुतवक्का सवाल था। वो शॉक्ड सी देखती रह गई। आप? वो कुछ भी ना कह सकी। हाँ अस्वा, ये सच है। मैंने कभी तुम्हें नापसंद नहीं किया। मेरे एतराज़ात सिर्फ इस हद तक थे कि मैं तुम्हें अपने आइडियल में ढलता देखना चाहता था। मैंने तुमसे कभी भी नफरत नहीं की, सिर्फ मोहब्बत थी। तब से जब हमारा निकाह हुआ, इजहार करना मेरी शख्सियत का हिस्सा नहीं था। जो भी कुछ होता गया दानिस्ता या सॉरी दानिस्ता या ना दानिस्ता, ना इसमें मेरा कसूर था ना तुम्हारा। मगर सज़ा हम दोनों ने पाई। उसके मोहब्बत से लबरेज लहजे में इस इकरारी मोहब्बत पर उसवा की आंखें बहने लगी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैंने जानबूझकर कभी भी तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहिए। अली वाले मामले पर भी मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी कुछ किया मोहब्बत की इंतहा थी। मेरी नफ़रत कहीं भी नहीं थी। वो तमाम हालात मामले को कुछ का कुछ बना गए। वो एक तसलसल से रोने लगी थी। सालिक ने अपनी उंगलियों से उसके तमाम आंसू चुन लिए। काश तुम अपने दिल की गलत फहमियों को पहले बयान कर देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उसने कहा था। वो अपने हाथ खींचकर हाथों में चेहरा छुपा गई। मैंने चचा जान और चची जान से भी बात कर ली है। हम सब भी शर्मिंदा है। क्या तुम आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा नहीं करोगी?
ہمیں معاف نہیں کرو گی؟ وہ اسی طرح نادم سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ عثمان نے اپنے ہاتھ ہٹائے، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں، آپ سے بھی نہیں، امی اور بابا جانی سے بھی نہیں۔ تو پھر اگر آپ مجھے ناپسند کرتے تھے تو وہ لڑکی کون تھی جسے آپ پسند کرتے تھے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تو وہ حیران ہوا، پھر ہنس دیا۔ اس وقت سر جھکا گئی، وہ ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ کوئی بھی تو نہیں تھی۔ جس لڑکی کے بارے میں تم مشکوک ہو وہ میری کلاس فیلو اور دوست کی سسٹر تھی، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے، تمہیں ابھی تک یاد ہے؟ اب لہجہ نادم نہیں تھا، شگفتگی لیے ہوئے تھا۔ وہ چپ رہی۔ ایک بات کہوں، مجھ پر یہ نکاح کے بعد انکشاف ہوا تھا کہ میں در پردہ تمہیں ہی پسند کرتا تھا۔ اپنے مزاج کے برعکس آج وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ عثمان نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ تم بہت اچھی ہو عثمان، میں نے کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا نہیں سوچا، تب بھی نہیں جب میں تمہارے بارے میں مشکوک ہوا تھا، اب بھی نہیں، میں تو صرف تمہاری وجہ سے۔ عثمان، ہم دونوں اتنا عرصہ ایک دوسرے سے بھاگتے رہے ہیں، اب مجھے لگتا ہے جیسے میں تھک گیا ہوں، میں اب رکنا چاہتا ہوں ایک مرکز پر، یہیں ہمیشہ کے لیے۔ بیوی جان کی بھی خواہش ہے، اگر تم چاہو تو۔ وہ جھجکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گیا۔ بارش کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھی وہ ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جبکہ چہرہ کافی حد تک بلش ہو گیا تھا۔ وہ اسمانی خیز تو سے بچنا چاہتی تھی۔ شاید آج بارش کا بھی برسنے کا موڈ ہے، تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے بہت خوف آتا ہے ایسی طوفانی بارش سے، وہ اپنا ڈر بیان کر رہی تھی، اور مجھے تو ایسی بارش میں بھیگنے میں لطف آتا ہے۔ سالک نے کھڑکی کے شیشے کے پار برستی موسلادھار بارش کو دیکھتے ہوئے کہا، اسوا چلو آؤ بارش میں بھیگتے ہیں۔ اچانک اس نے کہا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کبھی نہیں، اتنی سردی ہے۔ وہ ابھی سے کپ کپانے لگی۔ سالک مسکرا دیا، پھر اس کا بازو تھام کر اسے قریب کر لیا۔ پاگل ہو تم بھی، میں مذاق کر رہا تھا، مگر میری موجودگی میں تمہیں ڈر نہیں لگے گا، بلیو می، گھمبیر لہجے میں کہتے اس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسوا کا کپ کپاتا وجود لرز اٹھا، مگر اب اس میں خوف کا عنصر نہیں بلکہ محافظت کا احساس غالب تھا۔ ہم پچھلی سب باتوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے، اس وعدے کے ساتھ کہ کوئی بھی غلط بات، کوئی بھی غلط فہمی دل میں نہیں رکھیں گے، ورنہ یہ چھوٹی موٹی باتیں بڑھ کر بہت بڑی ہو جائیں گی اور پوائزن ٹری کا کردار ادا کریں گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسوا کی آنکھوں سے چند آنسو بہے تھے اور سالک کے گریبان میں جذب ہو گئے۔ سالک نے جھک کر ایک استحقاق بڑی مہر اس کی پیشانی پر ثبت کی۔ اسوا اس کی پناہ میں مزید سمٹ گئی۔ بارش باہر ابھی تیز تھی، مگر اندر وہ پرانے دنوں کو بھلائے نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔ دونوں ہی پرسکون اور خوش تھے، اور زندگی بھی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ مسافر لوٹ آئے ہیں، ہوائیں کھڑکی کے شیشوں پر دستک دیتے گنگنا رہی تھیں۔ سالک اس کے کان میں سرگوشی کے اسے انداز میں کچھ کہہ رہا تھا، اور اسوا سر ہلائے مسکرائے جا رہی تھی کہ یہی زندگی تھی اور یہی محبت تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔